तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12 चैप्टर्स को, जो कि अराउंड 2 आवर्स की हो जाएगी। और यार मुझे पता है कि इस वीडियो को अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट किया था वीडियो क्वालिटी को इतना पसंद करते हुए, वो देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उस तरीके की वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर लग जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एपिसोड में हमने देखा, क्लाइंट कॉपर विसल की अजीब हरकत का कारण डिवाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसका प्रोजेक्शन ऊपर ग्रे फॉग में छूता है, ड्रीम सीधा नाइटमेयर बन जाता है। वो खिंचकर एक मॉजिलियम में पहुंच जाता है, जहां लाशें पड़ी हैं, सफ़ेद पीली तेल जैसी फेदर्स से ढकी हुई, और सब पतली ब्लैक इल्यूजरी ट्यूब से एक बड़े ब्लैक फॉग से जुड़ी हैं। उस धुंध के अंदर कुछ सांस ले रहा है, इतना ताकतवर कि क्लाइंट का ड्रीम बॉडी सड़ने लगता है और पूरा ग्रे फॉग पैलेस करप्ट होने के कगार पर आ जाता है। क्लाइंट किसी तरह खुद को संभालता है, बची हुई ब्लैक फॉग से एक म्यूटेटेड पेपर फिगरीन बनाता है और समझ जाता है कि डेथ ने जो भी पीछे छोड़ा था वो जाग रहा है। उधर सिटी ऑफ सिल्वर के मॉज्यूलियम में फॉर्मर चीफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 4 मीटर लंबा, भ्रष्ट फेदर से ढका, और उसके पीछे अनंत तक जाती ब्लैक ट्यूब्स। ऑल्टर अंधेरा हो जाता है, ब्लैक रिवर उफनने लगता है, और 6 मेंबर काउंसिल अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई में फंस जाती है। इसी बीच कोलाइन में एवरनाइट चर्च एक ज़बरदस्त रेड करती है। यूलिका, एक टेनेब्रस डिसीज्ड, एक ब्रॉन्ज डोर के जरिए नाइटमेयर वर्ल्ड खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सोएज्ड उसे तेज सनलाइट से कुचल देता है। फिर उसका दूसरा रूप, एक छोटा ब्लैक गाढ़ा सा जीव, भागता है, पर डेली और लेनर्ड उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन एक आदमी बच निकलता है, एन्जो, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का गद्दार और रोज स्कूल का आदमी। अब चर्च उसे ढूंढने के लिए बेताब है, और इन सब के बीच एक बात साफ है, डेथ और आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट से जुड़ी ताकतें जाग रही हैं, और हर कोई उसी अंधेरे अभिस की ओर खिंच रहा है। अब आगे खड़ी और लंबी रॉकी स्टेयरकेस पर क्रिम्सन मूनलाइट बीच वाले हिस्से पर पड़ रहे थे, और दोनों तरफ गहरी परछाइयां बनी हुई थीं। एन्जो रात के एक नॉर्मल पेडेस्ट्रियन की तरह चल रहा था, थोड़ा एंग्शियस, लेकिन घबराहट का कोई निशान नहीं। उसे अपनी किस्मत पर गहरा भरोसा था। वो खुद को लाइफ का विनर मानता था, जिसे नाइट हॉक्स कभी पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ ही और सीढ़ियां बची थीं जब एन्जो, जो पहले मॉन्स्टर रह चुका था, अचानक कुछ महसूस करता है। उसने अपना सिर घुमाकर स्टेयरकेस के सबसे निचले हिस्से की शैडो में देखा। वहां एक फिगर बैठा हुआ था, जैसे खोया हुआ हो। रोशनी की वजह से उसका चेहरा और शरीर साफ नहीं दिख रहा था, और वो ईस्ट बैलम के स्टैंडर्ड कपड़ों में था। उस फिगर ने मैच बॉक्स निकाली और एक मैचस्टिक जलाई, आसपास का हिस्सा रोशन करते हुए। एन्जो ने उसे प्रॉपरली देखने की जहमत नहीं उठाई। तभी उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा सीन चमका। वो फिगर मैचस्टिक उसकी तरफ ऐसे फेंक रहा था जैसे उसे कुछ गिस्ट कर रहा हो, और मैचस्टिक उसके पास आते ही अचानक एक बेहूदे इन्फर्नो में बदल गई, और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला, फॉर्मल सूट और टॉप हैट पहने हुए। ऐसी चीजें देखना या ऐसी आवाजें सुनना जो नहीं सुननी चाहिए, मॉन्स्टर रहने के दौरान एन्जो के लिए रोजमर्रा की बात थी। विनर बनने के बाद भी वो ऐसी चीजों का आदी था। बिना सोचे उसने अपनी इंट्यूशन पर भरोसा किया और आगे की तरफ छलांग लगा दी। स्टेयरकेस से कूदकर नीचे वाली स्ट्रीट पर 2 बार रोलिंग करता हुआ पहुंच गया। उसी समय ब्राउन स्किन्ड मैरियोनेट ओफ अचानक खड़ा हुआ। पीछे झुककर उसने हाथ में पकड़ी मैचस्टिक उसी स्पॉट पर फेंकी जहां भी एन्जो खड़ा था। मैचस्टिक जमीन छूने से पहले ही हवा में फैल गई, और स्कारलेट फ्लेम्स की चमकदार लपटें फूट पड़ी। उसी आग के बीच से क्लाइंट का ब्लैक सूट पहने, हाफ टॉप हैट लगाए फिगर बाहर छलांग लगाता है, लेकिन उसका टारगेट गायब हो चुका था। क्लाइंट ने लगभग 10 सेकंड पहले स्टेयरकेस पर किसी को तेजी से नीचे आते हुए देखा था, जैसे वो किसी से छिप रहा हो। उसे शक हुआ कि ये उसका नया मैरियोनेट हो सकता है, इसलिए उसने तुरंत एक ड्रीम डिविनेशन किया, और रेवलेशन मिला कि वो आदमी रोज स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है और अच्छा इंसान नहीं। ऐसा रिजल्ट मिलते ही क्लाइंट ने बिना हिचकिचाहट कार्रवाई की, लेकिन समय कम होने की वजह से वो क्रीपिंग हंगर में रिकॉर्ड किए हुए पेपर एंजल का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिससे वो टारगेट की स्पिरिचुअल इंट्यूशन डिस्टर्ब कर पाता। इसलिए एम्बुश फेल हो गया। इसी बीच ओफ स्टेयरकेस के आखिरी हिस्से से उतर चुका था, और बड़े कदमों से एंजो की तरफ भाग रहा था, जो अभी अभी उठ खड़ा हुआ था। एंजो की इंट्यूशन जाग उठी। बिना डॉज किए उसने अपना शरीर हल्का सा मोड़ दिया और उस ऑर्डिनरी अटैक से बच गया। फिर उसने अपना गन निकाला और तेजी से निशाना साधा। बैंग! गोलियां ओफ के चेस्ट में लगी, खून फूट पड़ा, और वो लड़खड़ाते हुए गिर गया। उसकी सांसें तेजी से कमजोर होने लगी। क्लाइंट ने इसी छोटे से मौके का फायदा उठाया। उसका शरीर गायब हुआ और वो अचानक एन्जो के सामने प्रकट हो गया, एस्केप रूट ब्लॉक करते हुए।
एंजो को अचानक एक अजीब सा प्रिमोनिशन हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन फेट पाथवे के मिड सीक्वेंस बियॉन्डर के नाते अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना उसका इंस्टिंक्ट था। इसके तुरंत बाद उसने दिशा बदल दी। स्पिरिचुअल इंट्यूशन के सहारे वो दूसरी स्ट्रीट की तरफ भागा, लेकिन वहां भी वही ब्लैक सूट और टॉप हैट पहने वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। क्लाइन बार बार गायब और प्रकट हो रहा था, जैसे एंजो के चारों ओर हाई स्पीड में घूम रहा हो, हर बार रास्ता रोकते हुए। बिना डायरेक्ट अटैक किए, वो बियॉन्डर पावर्स इस्तेमाल करे या ना करे, वो जहां भी मुड़ता उसके सामने वही आदमी होता। एक पल के लिए आंखें बंद किए हुए एंजो को लगा जैसे वो एक आदमी नहीं, बल्कि पूरी गैंग से घिरा हुआ है। ट्रैवलर पाथवे अक्सर ऐसा बिसीज्ड होने वाला इफेक्ट बना सकता है। सिर्फ 10 सेकंड में एस्केप में नाकामयाब रहा एंजो अचानक झटके से रुक गया। उसकी हरकतें धीमी हो गईं, जैसे उसके दिमाग और जॉइंट्स में किसी ने ग्लू भर दिया हो। ट्रैवलिंग और मैरियोनेटिस्ट का कॉम्बो वाकई कमाल है। क्लाइन फेस करते हुए हमेशा एंजो से ठीक 10 मीटर की दूरी बनाए रखे हुए था। वो लगातार उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा था। नो गुड, वो मुझे अटैक नहीं कर रहा है, सिर्फ रोक रहा है। इसका मतलब ये नाइट हॉक्स का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि किसी और वजह से। एंजो ने दिल बैठते हुए सोचा। अचानक उसके पैर एक पत्थर पर पड़े। उसका बैलेंस बिगड़ गया। धड़ाम, वो जमीन पर बुरी तरह गिरा और उसका रिवॉल्वर दूर जा गिरा। दर्द और शॉक के असर से उसका सप्रेस स्टेट टूट गया। उसे फिर से अपने कंट्रोल मिल गया। एंजो ऐसे एक्सीडेंट से अनजान नहीं था। विनर होने के नाते वो अक्सर ऐसे लो प्रोबेबिलिटी घटनाओं से फायदा उठा लेता था। बिना देर किए वो स्ट्रीट के दूसरे किनारे की तरफ भागने वाला था। फेंस पार करके सीधे सी में कूदना चाहता था ताकि किस्मत उसे एस्केप का रास्ता दे दे। तभी उसके दिमाग में एक और सीन चमका। इसमें वो बुरी तरह खांस रहा था, इतना कि ना वो खड़ा हो पा रहा था ना दौड़ पा रहा था। एलमेंट्स, दुश्मन मुझे एलमेंट से इन्फेक्ट कर सकता है। वो मुझ पर अटैक नहीं कर रहा और बस मेरा एस्केप रूट ब्लॉक कर रहा है, ताकि मैं इसी एरिया में फंसा रहूं और बिना नोटिस किए इन्फेक्ट हो जाऊं। एंजो का दिल एक पल के लिए उकसा गया। फिर उसे अचानक एक तेज खुशी महसूस हुई। उसकी उंगली में पहनी ग्रीन एसेंस रिंग एक प्राइमोडियल मून के बिलीवर से मिली थी। उसे एक्टिवेट करते ही कोई भी हल्का फुल्का इंजरी या एलिमेंट आसानी से ट्रीट हो सकता था। ये है लक। एंजो ने दिखावा किया कि उसने हवा में मौजूद इन्फेक्शियस एलिमेंट को नोटिस नहीं किया। उसने अपने हाथों में जोर लगाया और अपने तय किए हुए रूट पर फेंस की तरफ तेजी से भागा। लेकिन 2 कदम चलते ही वो अचानक जोर से खांसने लगा और उसकी स्पीड अपने आप धीमी हो गई। खांसी यूजुअल की तरह शांत नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई, जैसे वो अपने लंग्स ही बाहर खांस देगा। क्लाइंट की फिगर फ्लैश हुई और वो एंजो के पीछे प्रकट हो गया, हमेशा की तरह उससे 10 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए। उसी समय एंजो ने अपने हाथ फैलाए और उसके शरीर से इनविजिबल वेव्स बाहर फैल गईं। ये एक प्योर साइकी स्टॉर्म की तरह थी, जो आसपास के सभी स्पिरिट बॉडीज को स्वीप कर रही थी, साथ ही इंटेंस ड्राउजीनेस और कलामिटी का एहसास देती हुई। क्लाइन को भी डेंजर का प्रीमॉनिशन मिला था। एंजो ने जैसे ही हाथ फैलाए, क्लाइन अपने स्पॉट से गायब होकर स्टीव स्टेयरकेस के मिड सेक्शन में प्रकट हो चुका था। आंखें बंद किए हुए एंजो को एहसास हुआ कि उसे डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिला। उसने तुरंत टारगेट को खत्म करके भागने का इरादा छोड़ दिया और फेंस की तरफ दौड़ता रहा। उसे अंदाजा था कि अगर वो थोड़ा और रुका तो कई नाइटहॉक्स उसे पकड़ने पहुंच जाएंगे और हालात और केओटिक हो जाएंगे। और एक फॉर्मल लकी वन और विनर होने के नाते हालात जितने केओटिक हों, उसके एस्केप के चांसेस उतनी ही ज्यादा होती हैं। दौड़ते दौड़ते कई बार डायरेक्शंस बदलने की वजह से वो फिर से ऊफ के पास से गुजरा, जिसे चेस्ट में गोली लगी थी। ऊफ की लेफ्ट फिंगर में गोल्डन रिंग थी, जिसमें एक रूबी जड़ी थी। अचानक उस रिंग से एक सैंग्विन बीम निकली और ऊफ की चोट तेजी से रिकवर होने लगी। वो उछलकर खड़ा हो गया और अपना मुंह चौड़ा करके एंजो को काटने की कोशिश करने लगा। उसकी जीभ सब्सटेंस खोकर फ्लैश और ब्लड के ब्लॉब में बदल गई। फ्लावर ऑफ ब्लड। ऊफ ने फ्लावर ऑफ ब्लड रिंग पहनी थी, जो क्लाइन को मिस्टर एक्स से मिली थी। ये वियरर को रैंडम तरीके से रैशनैलिटी छोड़कर बीस्ट बनने देती थी। दूसरी तरफ ये वियरर को बॉडी पर डीपर कंट्रोल भी देती थी। जब तक वो इंस्टेंट डेथ या पूर्ण प्यूरिफिकेशन का शिकार ना हो, वो किसी भी इंजरी से रिकवर कर सकता था। साथ ही इसमें फ्लैश और ब्लड मैजिक भी शामिल थी। ये एक ऐसा मिस्टिकल आइटम था जो मैरिनेट्स के लिए परफेक्ट था। क्लाइंट को पता नहीं था कि उसे किस पाथवे या सीक्वेंस की मैरिनेट मिलेगी, इसलिए उसने ऊफ को पहले से ये रिंग पहनाई थी, ताकि वो ऐसा ड्रामा बना सके जहां वो मेन अटैकर दिखे और मैरिनेट सेकेंडरी, लेकिन असल में रोल्स उल्टे हों। जैसे ही वो फैंजो के पास से गुजरा, उसे घुटने में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे पिछले गिरने से उसे हल्की चोट लगी थी। ये सोचते ही उसने तुरंत झुककर नीचे किया और एक फिगर उसके सर के ऊपर से तेजी से गुजर गई। मिस। ऊफ का सडन अटैक भी उसके खिलाफ प्रभावी नहीं हुआ।
एंजो मुस्कुराया और फिर भागने ही वाला था कि उसे अचानक प्रीमोनिशन हुआ। उसने इंस्टिंक्टिवली खुद को कर्ल किया और वाइटल स्पॉट्स को प्रोटेक्ट किया। उसी समय ऊफ अचानक फूल गया और बिना आवाज़ के फट गया। फ्लैश और ब्लड का तूफान बना जिसने काफ़ी बड़े एरिया को स्वीप किया और बार बार एंजो को हिट किया। क्लाइंट की एक तैयारी ये थी कि उसने क्रीपिंग हंगर की म्यूटेटेड पावर से ऊफ के शरीर में फ्लैश बॉम्ब लगा रखी थी। क्लैंक। गोल्डन रूबी लिंक पत्थरों पर गिरकर लुढ़क गई। क्लाइंट की फिगर फ्लैश हुई और वो एंजो के पास पहुंच गया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली पिच ब्लैक हो गई जैसे ग्रैनिनी से बनी हो। उसने एक शब्द बोला जो ईविल और करप्शन से भरा था, स्लो। एंजो अपनी किस्मत के चलते ज्यादातर डैमेज से बच गया था, लेकिन उसका हल्का घायल शरीर अचानक रुक गया और उसकी मूवमेंट स्लो होने लगी। उसकी कर्ल्ड पोज धीरे धीरे बदलने लगी। उसी समय दर्द की वजह से उसने आंखें खोल दी और उसकी आंखों में ब्लैक सूट और हाफ टॉप हैट वाला फिगर दिखाई दिया। आह! एंजो ने चीखते हुए अपनी आंखों को ढक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से खून बहने लगा। मॉन्स्टर। अपने तड़पते हुए टारगेट को देखकर क्लाइंट ने भौएं उठाईं। उसने स्प्लिट बॉडी थ्रेट्स कंट्रोल करते हुए जल्दी से इनिशियल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस बार आगे के प्रोसीजर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आधे पागल स्टेट में शरीर पर स्केल सूखते हुए एंजो रेजिस्ट करने में असमर्थ था। क्लाइंट ने आसानी से कंट्रोल को डीपन कर लिया। समय बीता। एंजो अचानक खड़ा हुआ और अपनी स्नेक लाइक स्केल्स को वापस समेट लिया। उसने हाथ छाती पर रखा और क्लाइंट को झुककर सल्यूट किया। फिर वो साइड में जाकर गोल्डन रूबी रिंग उठा लाया और उसे अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में पहन लिया। अब वो उसकी दूसरी उंगली वाली एमराल्ड रिंग के साथ मैच कर रही थी। क्लाइंट ने खुद को अपने नए मैरिनेट की नज़र से देखने की इच्छा को दबाया। उसने एंजो को वहां बची फ्लैश और बाकी ट्री से साफ करने का आदेश दिया। ये सब करने के बाद वो अपने मैरिनेट के साथ शैडोज में घुसा और तेजी से गायब हो गया। कुछ मिनट बाद डेली सिमोन और लेनर्ड मिचेल, जिन्होंने लगातार गलत जजमेंट्स किए थे, आखिर वो खड़ी सीढ़ियों के टॉप पर पहुंच गए। दोनों बहुत धीमी गति से नीचे उतर रहे थे, हर तरफ सावधानी, हर सेकंड कॉम्बैट के लिए तैयार। लेकिन नीचे पहुंचकर भी उन्हें कोई एनोमली नहीं मिली, कोई क्लू भी नहीं। डेली ने हवा को पकड़ा, कान पर हाथ रखा और ध्यान से सुना। कुछ सेकंड बाद उसने चारों तरफ देखा और बोली, यहाँ एक गनशॉट हुआ था, स्ट्रीप बैंड के पास कोई वेपन गिरा था। वो एंजो नाम का आदमी मर चुका है। किसने किया? लेनर्ड ने शॉक में पूछा। उसके हिसाब से इतने सारे गलत लीड्स के बाद एंजो आसानी से भाग निकला होगा। रोज स्कूल ऑफ थॉट के किसी वॉचर के उसे चुप कराने की संभावना शून्य थी। वो लोग पहले से इसकी प्लानिंग नहीं कर सकते थे। तो फिर कौन उस आदमी को मार गया जो सीक्वेंस 5 या 6 होने का शक था? और रेड ग्लव्स ने आज की एक्शन से पहले एंटी डिविनेशन वाला सील्ड आर्टिफैक्ट यूज किया था, तो किसी ने पहले से ये सब फोर्सी भी नहीं किया होगा। डेली ने सिर हिलाया। छोटे वाले स्पिरिट्स ने कुछ नहीं देखा। शायद कोई ऐसा बियॉन्डर था जो एंटी डिविनेशन में बहुत स्ट्रांग हो सकता है एंजो का कोई एनिमी हो जिसने आज रात एक्ट करने की प्लानिंग की हो। वो बस अपना गैस दे रही थी। फिर दोनों अलग अलग स्ट्रीट्स में क्लूज तलाशने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर लेनर्ड एक गली में फेंस के पास गया और धीमी आवाज में बोला, ओल्ड मैन, तुमने कुछ पाया? उसके अंदर पाले जोरोस्त ने 3 सेकंड बाद जवाब दिया, तुम्हें एक दर्दनाक चीख सुनाई देनी चाहिए थी और उसी के आधार पर पीछा करने की डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए थी। वो एंजो की चीख थी। उसने शायद कुछ इतना डरावना और इनडिस्क्राइबेबल देखा जिसने उसकी सोल बॉडी को सीधा डैमेज और करप्शन दी। लेनर्ड एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने आंखें सिकोड़कर बुदबुदाया, एक्सट्रीमली टेरिफाइंग और इनडिस्क्राइबेबल। इनके अंदर क्लेन टेलीपोर्ट होकर लौटा अपने नए मैरियोनेट के साथ। उसने मैरियोनेट को अपने बगल में खड़ा किया और बैठते हुए उसे गौर से देखा। उसने एक लंबी थकी हुई सांस ली। मॉन्स्टर पाथवे का बियॉन्डर, लेकिन सेनोर जितना यूजफुल नहीं। वो गोल्ड कॉइन में छिप सकता था, ये नहीं कर सकता। इसे हमेशा मेरे पास ही रहना पड़ेगा। इसके सीक्वेंस के हिसाब से ये रोज स्कूल का कोर मेंबर नहीं है, लेकिन सीक्वेंस इतना लो भी नहीं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कुछ वैल्यू थी, और अगर मैंने इसे डिस्गाइज नहीं किया तो सीधे रोज स्कूल की नज़र मुझ पर पड़ेगी। उल्टा मैं इसे बेट भी बना सकता हूँ किसी दूसरे रेत को पकड़ने के लिए। इसे अकेला चलने दूं, मैं 200 मीटर दूर छिप जाऊं, जैसे ही कोई इसे हुक करे मैं मार गिराऊं। नहीं, लालच नहीं करना चाहिए। साउदर्न कॉन्टिनेंट रोज स्कूल का इलाका है। एक बार एक्सपोज हुआ तो मदर ट्री ऑफ डिजायर खुद मेरे पीछे पड़ेगी। सेंट तो आएगा ही, एंजल भी आ सकता है। हाँ, इसे डिस्गाइज करना पड़ेगा, फेसलेस होने का फायदा उठाना चाहिए। फिर वो अपने अगले मैरिनेट की तलाश मिस्टिकल तरीकों से करेगा, डैनेज के इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने का इंतजार करेगा और मिस्टर अजिक का इंतजार करेगा। क्लेन ने जल्दी ही फैसला कर लिया। कई मेथड्स यूज करके उसने अपने नए मैरिनेट की सीक्वेंस और पावर समझ ली। वो था सीक्वेंस 5 विनर, फेट पाथवे का। इस पाथवे में सीक्वेंस 9 मॉन्स्टर, हाई स्पिरिचुअल परसेप्शन,
ऐसी आवाज़ें सुनना और चीज़ें देखना जो बाकी लोगों को ना दिखें, कभी कभी फ्यूचर की झलक देखना, डेंजर इंट्यूशन तेज, अक्सर ट्रांस में जाते बड़बड़ाते, लोग उन्हें सच में मॉन्स्टर्स कहते। सीक्वेंस 8, रोबोट, टेरिफाइंग कैलकुलेशन स्किल और प्रिसाइज कंट्रोल, बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव, क्लोज कॉम्बैट और शूटिंग बहुत शार्प, डिविनेशन और एंटी डिविनेशन दोनों की क्षमता। सीक्वेंस 7, लकी या लकी वन, डेली लाइफ में बार बार लकी इवेंट्स, जैसे सड़क पर पैसे मिलना, दुश्मन की गोली मिस होना, डाइस रोल परफेक्ट आना, जिसके पीछे भाग रहे हो वो तुम्हें पसंद करने लगे, इट्सेट्रा। लेकिन लक स्टेबल नहीं, फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत लकी, कभी नॉर्मल इंसान जैसा। इसलिए भरोसेमंद नहीं, एक्सपेक्टेशंस संभालनी पड़ती हैं। सीक्वेंस 6 था कैलामिटी प्रीस्ट। एक तरफ बियॉन्डर्स हर तरह की कैलामिटीज पैसिव तरीके से झेलते थे, लेकिन वो उन्हें पहले से फोर्सी करके उनके प्रभाव को कम या खत्म कर सकते थे। दूसरी तरफ वो एक्टिवली अलग अलग कैलामिटीज अट्रैक्ट करके अपने टारगेट या दुश्मन को प्रभावित कर सकते थे, फिर अपनी लक एडवांटेज का इस्तेमाल कर ज्यादातर डेंजर्स अवॉइड करते और केओस के बीच स्ट्राइक करते। सिंपल शब्दों में वो दुश्मन को उसी जोन में खींच लेते जहां उनकी ताकत सबसे ज्यादा काम करती है। कई कैलामिटी प्रीस्ट्स अपनी पैसिव एनकाउंटर्स वाली डेंजर्स को ही हमला बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। साथ ही कैलामिटी प्रीस्ट्स साइकी स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकते थे। अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो बाकी पाथफेस से ज्यादा स्ट्रांग होती है, से वो सीधे ओपोनेंट की सोल बॉडी को अफेक्ट करते, चक्कर, कंफ्यूजन और एरर्स करवाते। और एक बार दुश्मन ऐसी स्टेट में गया तो कैलामिटी स्नोबॉल होकर उसे निगल लेती। सीक्वेंस 5, विनर। इस लेवल पर बियॉन्डर्स अपनी लक को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते थे, टेम्परेंस की मदद से लक जमा करते थे, क्रिटिकल मोमेंट्स में मल्टीपल बार लाइफ थ्रेट्स को ड्रामेटिक तरीके से रिड्यूस कर देते। डेली लाइफ में अल्ट्रा लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स भी मिल सकते थे, जैसे किसी की गलती से इनहेरिटेंस मिल जाना, अजीब चलने का तरीका देखकर किसी को उन पर क्रश आ जाना, दुश्मन पीछा करते हुए रास्ता भटक जाए या गलत डिसीजन ले ले। इस स्तर पर फेट पाथवे के बियॉन्डर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोरसाइट होती है। डिविनेशन प्लस एंटी डिविनेशन दोनों में वे एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। साथ ही वो एनिमीज पर बैड लक भी डाल सकते हैं, टारगेट अनलकी हो जाता है। मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर्स वाकई एक्सट्रीम है। स्पिरिचुअलिटी और फेट डोमेन को छोड़कर उनके पास लगभग कोई बियॉन्डर पावर नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशंस के लिए रोबोट स्टेज देता है। उसके बाद वाले एडवांसमेंट्स बहुत लिमिटेड इंप्रूवमेंट्स देते हैं। ये तो परफेक्ट फ्रॉडस्टर का मॉडल है, कोई ऑफेंस नहीं, कोई डिफेंस नहीं, बस इंट्यूशन और फेट की कृपा पर काम। 22 पाथवेज में मॉन्स्टर पाथवे सबसे अलग दिखता है। उसके नेबरिंग पाथवेज का कनेक्शन ढूंढना मुश्किल है, ये अकेला सा है। शायद फेट पर केंद्रित पाथवे को अकेला ही होना होता है। क्लेन ने चुपचाप सोचा और मैरिनेट के इस्तेमाल पर नए आइडियाज मिले। पर उसे यह भी चेक करना था, क्या पैसिव लक और कैलामिटीज डेथ के बाद भी उसके मैरिनेट पर रहती हैं? अगर हाँ, तो क्लेन को भी लगातार कैलामिटी ट्रायल्स फेस करने होंगे। तुलना में एडमिरल ऑफ ब्लड सेन्योर कहीं बेहतर मैरिनेट था। हाय, इंसान चीजें खोने के बाद ही वैल्यू समझता है। क्लेन ने खुद पर हल्की हंसी की। मॉन्स्टर पाथवे की ट्रेड्स देखकर उसने मिड और लो सीक्वेंस बियॉन्डर से निपटने के कुछ तरीके निकाले। पहला, अचानक सामने आकर उन्हें खुद को देखने देना, ताकि वो ग्रे फॉग या दूसरी फॉरबिडन चीजें देख लें, उनका दिमाग फट जाए, सोल बॉडी को डैमेज मिले और वो लूजिंग कंट्रोल के कगार पर जाएं। दूसरा, कोई स्पेशल आइटम फेंकना, जिससे वो चीजें देखे सुने जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस कैटेगरी में क्लेन के पास था हाई लेवल डेविल का ब्लड क्रिस्टल, ब्लैदरर्स ऑरा। तीसरा, उन्हें उसे बैड लक देने पर उकसाना और खुद अनलकी एक्ट करके काउंटर अटैक का मौका बनाना। सोचते सोचते क्लेन ने मैरिनेट से जेबें खाली करवाईं। निकले 35 पाउंड, 10 सोली, 7 पेंस और एक लेदर वॉलेट। वॉलेट के ऊपर और अंदर एक फ्लावर और एक नाम कढ़ाई किया हुआ था, पूरी तरह हैंडक्राफ्टेड। एन्जो, चाहे तुम्हारा असली नाम हो या नहीं, तुम्हारा नाम अब एन्जो है। क्लेन ने मैरिनेट पर नजर डाली, फिर उसकी नजर उसके हाथ की गोल्डन रिंग पर गई, एमरल्ड इनले वाली। डिविनेशन से उसने जाना कि रिंग का नाम था ग्रीन एसेंस। इफेक्ट हल्की चोट और छोटे एलिमेंट्स को ट्रीट करता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ मॉस्किटोज अट्रैक्ट करना है। शुक्र है मैं इसे नहीं पहन रहा। मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर्स शायद बहुत मैजिकल आइटम्स पहनते ही नहीं हैं, और अगर पहनते भी हों तो लो लेवल। क्या ये फेट की डिमांड है? क्लेन ने सोचते हुए गहरी नजर एन्जो पर डाली, जो दीवार को घूर रहा था, और उसके अंदर एक इम्पल्स उठा। उसे अपने मॉन्स्टर पाथवे मैरिनेट से खुद को देखने का मन हुआ। वो जानना चाहता था कि वो क्या देखता है। क्या ये बहुत डेंजरस होगा? क्या मैं खुद को देखकर लूज कंट्रोल कर जाऊंगा? नहीं, टिंगन में एडेमी साउल ने भी मुझे सीधा देखा था। सीक्वेंस 9 भी नहीं था, बस उसकी आंखों से खून निकला और दर्द हुआ। और अब मैं बहुत मजबूत हूँ,
बट विनर एंजो अभी मुझे देखकर फट तो नहीं गया। उसकी रिएक्शन डीमननेस ऑफ डिस्पेयर पनाटिया के मिथिकल क्रीचर फॉर्म वाली रिएक्शन जैसी थी, सहने लायक। ग्रे फॉग के ऊपर डिफिनेशन करूं? नहीं, उसमें ग्रे फॉग खुद शामिल है, रिजल्ट जरूर इंटरफेयर होगा। रियल वर्ल्ड में अपनी डिविनेशन एबिलिटी पर भरोसा करूं? क्लेन ने एक गोल्डन कॉइन निकाली, उंगलियों में घुमाया, फिर उछाला। कॉइन ऊपर गई और वापस आकर उसकी हथेली में गिरी। क्लाइन ने अपनी हथेली में पड़े गोल्ड कॉइन को देखा। उसकी आंखों में उसका रिफ्लेक्शन झिलमिला रहा था। वो हेड्स था। इसका मतलब था कि क्लाइन को मैरियोनेट की आंखों से खुद को देखना चाहिए। ये रेवलेशन मिलने के बाद भी क्लाइन हिचकिचा रहा था। वो सोच रहा था कि एक रिचुअल करके एंजो को ग्रे फॉग के ऊपर भेज दे। वहां से देखना ज्यादा सेफ रहता और उसके स्पिरिट बॉडी को होने वाला डैमेज और करप्शन पूरी तरह एनवायरनमेंट द्वारा फिल्टर हो जाता। फिर वो कोशिश कर सकता था। लेकिन उसे शक था कि उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फेट पाथवे वालों को उसके शरीर पर मौजूद मिस्टीरियस स्पेस का प्रोजेक्शन दिखाई देता है। ग्रे फॉग के ऊपर वो यूनिकनेस शायद एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे किसी हाथी को बाहर से ऑब्जर्व करने की जगह उसके अंदर जाकर उसे देखने की कोशिश करना बेकार। कुछ देर गोल्ड कॉइन को उंगलियों में दबाए क्लाइन ने चुपचाप सोचा और आखिर फैसला कर लिया। वो अचानक खड़ा हो गया, रिचुअल डैगर निकाली और कमरे के चारों तरफ स्पिरिचुअलिटी की एक दीवार बना दी, ताकि कोई भी संभावित चीख या अजीब आवाजें बाहर ना जाएं। इसके बाद क्लाइन ने रिचुअल सेट किया और क्रीपिंग हंगर को ग्रे फॉग के ऊपर सैक्रिफाइस कर दिया। उसे डर था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान ग्लव उसी पर हमला ना कर दे। ये क्रीपिंग हंगर की फिक्स्ड रेट थी। अगर उसे रोज एक व्यक्ति की खुराक ना मिले या वो लंबे समय तक भूखा रहे तो वो अपने वेरर को ही खाना समझ लेता, और क्लाइन उसे खिलाने से ज्यादा स्टार्विंग रखता था। सारी तैयारी डिटेल और सावधानी से करने के बाद क्लाइन ने एंजो से फ्लावर ऑफ ब्लड उतारकर अपने बाएं हाथ में पहनने की तैयारी की। इससे ये सुनिश्चित होता कि अगर उसे गंभीर फिजिकल डैमेज भी हो जाए तो भी वो रिकवर कर सके। रिंग पहनने ही वाला था कि क्लाइन रुक गया। उसने कागज लिया और लिखा, रिंग उतारना मत भूलना। उसे चिंता थी कि एक्सपेरिमेंट के बाद अगर उसकी इंटेलिजेंस कम हो गई तो वो फ्लावर ऑफ ब्लड उतारना भूल जाएगा। ऐसे में मुझे शायद किसी सुंदर प्रिंसेस की जरूरत पड़े जो किस देकर जगाए, नहीं मेरी रिंग उतारने के लिए। क्लाइन ने खुद पर हंसते हुए सांस छोड़ी। उसने आउटरवेयर उतारकर रिंग पहन ली। फिर उसने अपने नए मैरियोनेट विनर एंजो की तरफ देखा। सेंस ऑफ क्राइसिस और नर्वसनेस टालना नामुमकिन था, लेकिन एक बार मन बना लेने के बाद उसका एक्सपीरियंस वाला साइड सिर्फ आगे बढ़ना ही जानता था। कुछ एडजस्टमेंट्स करने और कॉजिटेशन वाली स्टेट में प्रवेश करने के बाद क्लाइन ने मैरियोनेट को धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर देखने को कहा। विनर की आंखों से उसने सबसे पहले एक पतली फैलती हुई ग्रेइश वाइट फॉग देखी। उस फॉग के बीच में एक चमकदार लाइट का दरवाजा था, जिसमें ब्लूइश ब्लैक का रंग मिला हुआ था। वो लाइट डोर अनगिनत स्फेरिकल लाइट्स की परतों से बना हुआ था। हर स्फेरिकल लाइट के अंदर ब्रिगलिंग मैगट्स थे, कुछ ट्रांसपेरेंट, कुछ ट्रांसलूसेंट। उन पर जटिल अनडिस्क्राइबेबल सिंबल्स और पैटर्न्स थे, जिनका मतलब बहुत गहरा था। क्लाइन उसके डिटेल्स डिसर्न कर पाता उससे पहले ही उसे अपने दिमाग में तेज झंझनाहट महसूस हुई और वो बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद वो धीरे धीरे होश में आया। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो रात भर सोया रहा हो। क्या हुआ? बाहर अभी भी अंधेरा है। क्लाइन ने खुद को हाथों के सहारे उठाया और पाया कि वो जमीन पर था। उसी समय उसने आंखों के कोने से एंजो को देखा और बहुत सारी आवाजें और सीन्स अचानक दिमाग में उमड़ पड़े। हाँ सही, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मॉन्स्टर पाथवे वाले बियॉन्डर्स मेरे शरीर में क्या देखते हैं। मुझे बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिला और मैं तुरंत बेहोश हो गया। मुझे हल्का सा याद है कि कोई दर्दनाक चीख थी। क्या वो मैं था? यादें वापस आने पर क्लाइन ने जल्दी से अपनी हालत चेक की। वो हैरान रह गया। उसके शरीर पर एक खूनी भयानक जख्म था, जैसे कुछ अंदर से बाहर फटकर निकलने वाला हो। उस जख्म में फ्लैश तेजी से स्क्वाम होकर अबनॉर्मल स्पीड से रिकवर हो रही थी। क्लाइन ने जमीन की तरफ देखा। वहां खून फैला हुआ था। उसके लेटे होने का पूरा आउटलाइन बना हुआ था। थैंकफुली मैंने फ्लावर ऑफ ब्लड पहना था, नहीं तो शायद मैं बॉडी ब्रेकडाउन की वजह से धीरे धीरे मर जाता, और रिसरेक्ट होने पर शायद मैं इंसान बनकर नहीं, मॉन्स्टर बनकर लौटता। क्लाइन ने अपना हाथ उठाया और कनपट्टी रगड़ी और आसपास नजर दौड़ाई। उसने देखा कि फर्नीचर गिरा हुआ था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की दीवार इंटैक्ट थी। उसने राहत की सांस ली। अबनॉर्मलिटी सिर्फ उसी तक और थोड़े से एरिया तक सीमित थी, कुछ भी फैल नहीं पाया था। और रिकवरी की स्पीड देखकर क्लाइन ने अंदाजा लगाया कि वो 1 मिनट से ज्यादा बेहोश नहीं रहा था। उसने कुर्सी उठाई और उस पर बैठ गया। एक अजीब सी फीलिंग थी कि वो कुछ भूल रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। जब उसने इंस्टिंक्टिवली आसपास साफ किया, तभी उसे वो नोट दिखा, रिंग उतारना मत भूलना। तभी उसे समझ आया और उसने अपने बाएं हाथ से गोल्डन रूबी रिंग उतार दी और यादें उभरने लगीं।
तो क्लाइन ने सिर हिलाते हुए हल्की डर और हंसी के मिले जुले अंदाज में बुदबुदाया, कभी कभी लक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फ्लावर ऑफ ब्लड के नेगेटिव इफेक्ट्स रैंडम तरीके से पीक पर पहुंच जाते तो शायद मैं उन वर्ड्स को पहचान ही नहीं पाता और रिमाइंडर मिस हो जाता। वूंड लगभग रिकवर होते देख उसने एंजो को फिर से फ्लावर ऑफ ब्लड पहना दिया और ग्रीन एसेंस उतार दिया। ग्रीन एसेंस की ट्रीटमेंट से क्लाइन को अब कोई असहजता महसूस नहीं हो रही थी। उसका ध्यान फिर उसी सीन पर गया जो उसने देखा था। वो सीन जो फेट पाथवे वाले बियॉन्डर्स उसके तरफ देखकर देखते हैं। ब्लूइश ब्लैक से दागा हुआ लाइट का एक डोर, अनगिनत स्फेरिकल लाइट्स, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मैगेट्स का गुच्छा, मिस्टिकली कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स और पैटर्न्स जिनमें बहुत सारा नॉलेज छिपा था लेकिन दूसरों को कोई फीडबैक नहीं दे रहे थे। ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद मिस्टीरियस स्पेस से जुड़ा हुआ कोई मिथिकल क्रीचर फॉर्म है, एक ऐसा जो सीक्वेंस जीरो ट्रू गॉड से संबंधित है? ग्रे फॉग की स्क्रीनिंग की वजह से सिर्फ फेट पाथवे वाले ही उसे डायरेक्टली देख पाते हैं, विजुअल इम्पैक्ट और करप्शन झेलते हुए, और उसी स्क्रीनिंग की वजह से वो पूरी तरह ब्रेकडाउन भी नहीं होते जैसे किसी डेटी को सीधे देखने से होता है, और ना ही उन्हें कोई नॉलेज मिलता है। क्लाइन ने कुछ देर सोचा और डिविनेशन से हिडन मीनिंग समझने की कोशिश शुरू कर दी। वो लाइट का डोर अप्रेंटिस की चेयर के पीछे वाले सिंबल जैसा लग रहा था, शायद मिस्टर डोर की तरफ इशारा करता हो। वो स्टैग्ड स्फेरिकल लाइट्स बिल्कुल उसकी कॉजिटेशन जैसी थीं, और ये कॉजिटेशन उसकी अर्थ वाली कुछ नॉवेल्स में डिस्क्राइब्ड मिथिकल सिस्टम से आई थी। शायद सबकॉन्शियस ने सबसे रेलेवेंट और मैचिंग मेमोरी को चूज किया, या फिर उसके चॉइसेस ग्रे फॉग से आने वाले सीन की एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो डिस्टॉर्टेड और ट्रांसपेरेंट मैगेट्स हॉर्नासिस माउंटेन रेंज के मेन पीक पर जायंट थ्रोन वाले मैगेट क्लंप जैसे थे, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस था। क्या वो सीक्वेंस जीरो द फूल ऑफ सियर पाथवे है? ट्रांसलूसेंट वाले वो क्लियरली देख नहीं पाया, बताना मुश्किल है। और वो ब्लूइश ब्लैक कलर बार बार उसी मिस्टीरियस स्पेस की गहराइयों से कनेक्ट हो रहा था जहां वो पहुंच नहीं पाता। जब वो स्टेयरकेस ऑफ फ्लाइट की हाईएस्ट स्टेप पर खड़ा था, उसे मिड एयर कंडेंस्ड क्लाउड लाइक मास में ब्लूइश ब्लैक के हिंट्स दिखे थे। काफी देर सोचने के बाद भी क्लाइंट को कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिलहाल इसे दिमाग के किसी कोने में रख दिया ताकि ज्यादा जानकारी और क्लूज मिलने पर एनालाइज कर सके। सीन क्लियर करने के बाद उसने 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग के ऊपर गया। वो अपने फिजिकल कंडीशन डिटेल में चेक करना चाहता था और कंफर्म करना चाहता था कि एंजो में पैसिव लक या बैड लक अब भी मौजूद है या नहीं। अबेयम पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टूटता फूटता घर। एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया एक टेबल के पीछे बैठी दरवाजे को देख रही थी जब उसे एक यूनिक नॉकिंग पैटर्न सुनाई दिया। कम ऑन इन, उसने अपनी वॉइस डिस्गाइज नहीं की। वुडन डोर चरमराते हुए खुला और द हैंग्ड मैन अंदर आया, हुडेड ब्लैक रोब पहने। उसकी सस्पिशियस डिस्गाइज देखकर कैटलिया ने अपने हैवी ग्लासेस एडजस्ट किए और मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम ऐसे बाहर निकलोगे तो 5 मिनट में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स वाले तुम्हें घेर लेंगे। वो खुद डिस्गाइज नहीं पहने थी क्योंकि ये बात काफी पहले से फैल गई थी कि उसने गवर्नमेंट स्पैरो को फ्यूचर पर चढ़ने दिया था। द हैंग्ड मैन के लिए एडमिरल ऑफ स्टार्स का मैम हर्मिट होना गैस करना मुश्किल नहीं था। अलगेर ने सीधा जवाब नहीं दिया। दरवाजा बंद करते हुए उसने कुर्सी खींची और पलटकर बोला, तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसका मतलब था एडमिरल ऑफ स्टार्स भी 7 पायरेट एडमिरल्स में एडमिरल हेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी थी, और उस पर सस्पेशन था कि उसका गवर्नमेंट स्पैरो से गहरा कनेक्शन है। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ एवरनाइट दोनों उसे तलाश रहे थे। उसकी बाउंटी 45,000 पाउंड्स तक पहुंच चुकी थी और किसी भी शहर में पहचान हो जाने का मतलब केवल मुसीबत था। कैटिलेया ने हल्का सा सिर हिलाया और द हैंग्ड मैन के हुडेड चेहरे की तरफ देखा। मेरे सामने ऐसी डिस्गाइज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे चॉइस का रिस्पेक्ट करती हूँ। वो अपने ग्लासेस पहनी रहीं। शी हैज़ अ डोमिनेटिंग स्टैंस और बहुत कॉन्फिडेंस, एडमिरल ऑफ स्टार्स जैसा। अलगेर जो हुड के नीचे मास्क पहने था, डिस्गाइज वाली बात पर नहीं अटका और सीधे मुद्दे पर आया। मेरी मदद के लिए धन्यवाद। कैटलिया ने अपना दाहिने हाथ बाएं कोहनी पर रखा। मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम्हारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज को देखते हुए तुम आर्टिजन के प्रॉब्लम बिना मेरी मदद के भी सॉल्व कर सकते थे, ज्यादा एफर्ट क्यों? अलगेर ने पहले से तैयार था, उसने संक्षेप में जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में बातें करें। कैटलिया ने लाइंस के बीच का मतलब समझ लिया। थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अलगेर ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, मेरे ऑब्जर्वेशन और गैसेस के मुताबिक
आर्टिजन शायद प्राइमोरियल मून को मानने वालों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये लोग साउथ कॉन्टिनेंट के ओरिजिनल फैक्शन से हैं, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के ट्रेटर्स नहीं। कैटलिया की एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कुछ देर सोचा और बोली, तुम मिस्टर मून को क्यों नहीं ढूंढते? उसे ऐसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। अलगेर में होठ मोड़कर नॉर्मल टोन में जवाब दिया, अगर हम इसे रिजॉल्व नहीं कर पाए तो शायद मैं ऐसा करूंगा। कैटलिया ने दी हैंग्ड मैन को अच्छे से समझ लिया था। अगर प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाती तो वो दी मून को इन्वॉल्व कर सकते थे, जिससे पूरी सैंग्विन रेस शामिल हो जाती। फिर केओस में उनके नुकसान कम होते और कुछ फायदा भी मिल जाता। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिचुएशन इतनी सीरियस है तो सीधे दी वर्ल्ड को क्यों नहीं ढूंढते? वो तो सबसे आसान तरीका लगता है। एल्गर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे अपनी प्रॉब्लम हैंडलिंग एबिलिटी प्रूव करनी है, इसलिए वो फाइनल ऑप्शन है। उसका जवाब सुनकर कैटलिया ने तुरंत कुछ कनेक्शंस बना लिए। दी हैंग्ड मैन के लिए गवर्मन स्पैरो की नज़रों में अपनी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसलिए क्योंकि वो मिस्टर फूल का ब्लेस्ड है और उसका एटीट्यूड बैकलैंड और ट्रियर की पॉलिटिकल जोक्स जैसा है। किसी प्रॉब्लम या गलती का सामना करते ही पहला रिएक्शन होता है उसे दबाना और ऊपर वालों या अथॉरिटी को बताए बिना किसी और तरीके से सॉल्व करना। सुपीरियर या कंसाइनर को पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब दी हैंग्ड मैन पहले किसी पावरफुल फैक्शन का हिस्सा था या अभी भी है, जिसके अंदर स्ट्रिक्ट हायरार्की है। उसी ने उस पर ये ट्रेट्स छोड़े। चर्च ऑफ स्टोम्स नहीं, वहां ऐसा इंसान अजीब माना जाएगा। किंग ऑफ द 5 सीज की फ्लीट। इन थॉट्स के बीच पायरेट एडमिरल ने अपने हैवी ग्लासेस एडजस्ट किए और टॉपिक पर वापस आई। आर्टिजन के बारे में आगे बताओ। एल्गर ने जैसे स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, बिना सोचे और बिना रोके वो आराम से बोला, आर्टिजन की आइडेंटिटी छिपाने के लिए, ताकि ये रिसोर्स किसी और के हाथ न लगे, मैंने जानबूझकर उसकी चर्च ऑफ स्टीम वाली आइडेंटिटी बनाई। पर असल में उसे फाइन वाइन और ब्यूटीज वाला लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अनअफिलिएटेड बियॉन्डर्स के लिए आइटम्स बनाकर पैसे कमाने पड़े। उसने चर्च ऑफ स्टीम को धोखा दिया और बायाम में छिप गया। इस बार पहले उसे कोई अजीब बीमारी हुई और कोई अननोन व्यक्ति उसे मॉनिटर कर रहा था। बाद में ऐसा लगा कि प्राइमोर्डियल मून को मानने वाले लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो उसे नया लाइफ दे सकते हैं। कैटलिया ध्यान से सुनती रही। उसकी हल्की पर्पल टिंट वाली आंखें बहुत फोकस्ड लग रही थीं। दी हैंग्ड मैन के खत्म होने पर उसने सोचा और पूछा, एक आर्टिजन के पास मिस्टिकल आइटम्स की कोई कमी नहीं होती और वो अलग अलग बियॉन्डर इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस जानते हैं। उनका स्ट्रेंथ निश्चित रूप से सीक्वेंस 5 के बराबर होता है। तो उन प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया कि वो आर्टिजन को बिना नुकसान पहुंचाए कंट्रोल कर सके? क्या कोई डेमिगॉड इन्वॉल्व था? एल्गर ने धीरे से सिर हिलाया। इसके बारे में कोई क्लू नहीं है, पर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आर्टिजन ने कुछ हद तक विलिंगनेस दिखाई है। मुझे शक है कि थ्रेट और कोअर्जन के साथ साथ उन्होंने उसकी वीकनेसेस को टारगेट करके उसे इंटाइज भी किया है। इस तरह उसने इनडायरेक्टली डेमिगॉड इन्वॉल्वमेंट डिनाई कर दी। कैटलिया ने सिर हिलाया। उन प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स ने उस आर्टिजन को ढूंढा कैसे? तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो केवल ट्रस्टवर्दी और फेमिलियर लोगों से ही ट्रेड करता है। वो अपने चैनल्स एक्सपेंड नहीं करता और बेहद कॉशियस है। एल्गर थोड़ी देर हिचकिचाया और बोला, मुझे पूरी तरह नहीं पता, लेकिन एक थियरी है। मैंने एक बार द वर्ल्ड की मदद से एक वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उस आर्टिजन को बेची थी और वेयरवुल्फ पाथवे म्यूटेंट पाथवे से बिलोंग करता है। उसके फॉर्मूलाज और कैरेक्टरिस्टिक्स रोज स्कूल ऑफ थॉट के कड़े कंट्रोल में होते हैं। वहां से रेयरली कुछ लीक होता है और साउथ कॉन्टिनेंट में प्राइमोर्डियल मून को मानने वाले ज्यादातर लोग भी रोज स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। कैटलिया ने मन ही मन जोड़ते हुए सोचा। दी हैंग्ड मैन को शक था कि उस वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में कोई लेटेंट प्रॉब्लम थी जो किसी सीक्रेट एग्जिस्टेंस से जुड़ी थी। उसी की वजह से आर्टिजन रोज स्कूल ऑफ थॉट के निशाने पर आ गया और यही रीजन है कि रोज स्कूल ऑफ थॉट म्यूटेंट पाथवे के फॉर्मूलाज और कैरेक्टरिस्टिक्स पर इतना कंट्रोल रखता है। कैटलिया ने कुछ और सवाल पूछे और सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिलने के बाद आखिरी सवाल किया, उस आर्टिजन का नाम क्या है? वो किस कंट्री से है? ही इज फ्रॉम इंटिस। वो खुद को सीएल्फ कहता है। एल्गर ने तुरंत जवाब दिया। सीएल्फ? कैटलिया ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए नाम को सॉफ्टली दोहराया। ये क्या बात है? इसे देखकर एल्गर ने सीधे पूछा, तुमने उसका नाम पहले सुना है? एल्गर के नजरिए से एडमिरल ऑफ द स्टार्स एक एक्सपीरियंस्ड पावर हाउस थी, पावरफुल बैकग्राउंड के साथ और खुद पर बेहतरीन कंट्रोल रखती थी। अगर वो सीएल्फ के बारे में बात नहीं करना चाहती तो वो इतना साफ रिएक्शन नहीं दिखाती। इसलिए उसने बिना झिझक पूछ लिया। कुछ देर चुप रहने के बाद कैटलिया ने कहा, एम्परर रोजेल का सबसे बड़ा बेटा सीएल था। उसका नाम बहुत सिमिलर है। दी हैंग्ड मैन के कुछ बोलने से पहले ही वो आगे बोली, उस प्रिंस की मौत एम्परर की असैसिनेशन के थोड़े समय बाद उसके डर और कंसर्न्स की वजह से हो गई थी। तब सौरॉन फैमिली उसके डिसेंडेंट्स को फांसी या एग्जाइल करना चाहती थी, पर चर्च ऑफ स्टीम ने उसे क्लर्जी मैन के रूप में अपने प्रोटेक्शन में ले लिया था। एल्गर ने हल्की समझ के साथ सिर हिलाया।
तुम्हें शक है कि वो उसी प्रिंस का डिसेंडेंट है? नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ज्यादातर देशों में, जैसे इंटिस और फेसैक, लोग अक्सर अपने एंसेस्टर का नाम या उससे मिलता जुलता नाम इस्तेमाल करते थे। ये ऑनर की लेगेसी को रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए जितना ज्यादा इलिस्ट्रियस कोई फैमिली होती, उतना कॉमन होता कि वहां द सेकेंड या द थर्ड मिल जाएं। बिल्कुल, दो लोगों के सिमिलर नाम होना भी बहुत कॉमन था, लेकिन आर्टिसन सील्फ सिर्फ एक नाम नहीं था। वो चर्च ऑफ स्टीम से था, इंटिस का था और आर्टिसन लेवल तक पहुंच चुका था। द हैंग्ड के सवाल पर कैटलिया ने हल्के से सिर हिलाया। अगर तुम उसका खून ले आओ तो मैं जल्द ही कंफर्म कर सकती हूँ। ये रीजन समझकर एल्गर ने आगे पूछताछ नहीं की। उसने पूछा, क्या तुम अभी एक्शन लेने वाली हो? मैं सपोर्ट दे सकता हूँ। कैटलिया के चश्मे पर अंदर आती क्रिम्सन चांदनी रिफ्लेक्ट हुई। नहीं, मैं कुछ समय ऑब्जर्व करने का प्लान कर रही हूँ। कम से कम हमें ये समझना होगा कि प्राइमॉर्डियल मून को मानने वाले लोग आर्टिसन सील्फ को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। अगर वो बस उसे मिस्टिकल आइटम्स बनवाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मामला सिंपल है, लेकिन अगर उनके और गोल्स हैं तो प्रॉब्लम हमारी सोच से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। एज एक्सपेक्टेड ऑफ द एडमिरल ऑफ स्टार्स, एल्गर ने सिर हिलाया और बोला, मैं बयान में ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, वरना सस्पिशन बढ़ेगा। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो जल्दी करना होगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद द हैंग्ड मैन धीरे से उठा, अपनी हुड ठीक की और कमरे से निकल गया। आर्टिसन सील्फ कहाँ रह रहा है, ये जान लेने के बाद कैटलियान ने अपने हैवी ग्लासेस उतारे और ग्लेबिला पकड़कर दबाई। फिर उसने ताली बजाई। हीथ, अंदर आओ। दरवाजे की दरार की परछाइयां अचानक हिली और एक पतला सा लंबा बेहद पीला सा फिगर प्रकट हुआ। उसकी नाक की ब्रिज बहुत ऊंची थी और उसके चेहरे की स्किन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लग रही थी। बीमार सा दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का सेकंड मेट रोज बिशप हीथ डॉयल था। कैटलिया उसे देखकर बोली, एक्चुअल सिचुएशन, आगे का काम मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। यस कैप्टन। हीथ डॉयल ने बस इतना कहा, फिर वो वापस शैडोज में गायब हो गया। कैटलिया ने अपना दायां हाथ उठाया, कुछ सेकंड्स रुकी, फिर बोली, फ्रैंक से फिलहाल दूर रहना, उसके मशरूम एक्सपेरिमेंट्स रुक गए हैं। मुझे डर है कि वो नए आइडियाज लेकर ना आ जाए। अब अगला सीन। मेरे दूसरे मैरियमट का लोकेशन। क्लेन दो ब्रांचेस पकड़कर बार बार चांट कर रहा था, लेकिन ब्रांचेस हिल नहीं रही थीं। इसका मतलब था कि डिविनेशन फेल हो गई, या कोलेन सिटी में उसके लिए सुपेबल दूसरा मैरियोनेट अभी मौजूद नहीं था। लगता है मिस्टिसिज्म मेथड्स फिलहाल बेकार हैं। कल सामान पैक करूंगा और निकल जाऊंगा। क्लेन बड़बड़ाया और ब्रांचेस को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके पास खड़ा था एंजो। वो सीधे क्लेन को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस नीचे जमीन देख रहा था। लेकिन बड़ी स्मूथली उसने ब्लैक टी बनाकर क्लेन को पकड़ा दी। पहले के मुकाबले अब इस विनर की स्किन अब सनबर्न की वजह से लाल होकर छिलने जैसी हो गई थी। बाद में ठीक होने पर वो थोड़ा सांवला टोन ले लेगा। अपने नए मैरियोनेट को डिस्गाइज करने और रोज स्कूल ऑफ थॉट की पहचान से बचाने के लिए क्लेन उसे बीच पर लेकर गया था, जहां तेज धूप थी। वहां उसने उसे लंबे समय तक धूप में एक्सपोज रखा। फिर उसने ज्यादातर बाल कटवाए, बस पतली परत छोड़ी, भौहें ट्रिम की, मेकअप से फेस कॉन्टोर किया और शेड्स पहनाए। अब एंजो पूरी तरह किसी और आदमी जैसा लग रहा था। उसके सबसे करीबी दोस्त भी उसे पहचानने में दिक्कत करेंगे, जब तक कि वो कोई फेसलेस ना हो। रियल वर्ल्ड डिस्गाइज के अलावा क्लेन ने मिस्टिसिज्म मैनेजमेंट भी किया। पहले उसने पेपर एंजल का एम्ब्रेस लिया और दूसरा अजिक का कॉपर वेसल अपने पास रखा। इसके अलावा उसने कंफर्म कर लिया था कि विनर की पैसिव लक और कलैमिटी ट्रेड सब काम नहीं कर रही हैं। लेकिन ये क्यों था? ये मैरियोनेट होने की वजह से या ग्रे फॉग की वजह से, ये अनक्लियर था। चाय लेते हुए और एक घूंट पीते हुए क्लेन ने ईस्ट और वेस्ट बैलम के मैप पर नजर डाली। वो सोच रहा था कि दूसरा मैरियोनेट कहाँ मिल सकता है। तभी अचानक उसके आसपास के कलर्स सैचुरेट होने लगे, जैसे किसी आर्टिस्ट ने पेंट से आउटलाइन बना दी हो। और अगले ही पल एंजो के बगल में एक फिगर प्रकट हुआ। वो सिल्क टॉप हैट पहने, ब्लैक सूट में, मीडियम बिल्ड, ब्रॉन्ज स्किन, आंखों में जिंदगी की थकान और गहराई, सॉफ्ट फेशियल फीचर्स और उसके राइट ईयर के नीचे एक छोटा सा काला तिल। वो कोई और नहीं बल्कि अजिक एगर्स था। मिस्टर अजिक आखिरकार आ गए। क्लेन पहले तो खुश हुआ, फिर उसे एहसास हुआ कि अजिक उसके मैरियोनेट के पास खड़े हैं। इससे उसके दिमाग में एक मजेदार सीन उभरा। मिस्टर अजिक जो कॉपर विसल से उसे लोकेट करते हैं, हमेशा की तरह आते ही कॉपर विसल वाले को कंधे पर पकड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाते और क्लेन बस हाथ बढ़ाकर रोकने की कोशिश करता, पर वो थोड़ा स्लो पड़ जाता और फिर चुप हो जाता। इस बार अजिक पहले से भी ज्यादा शांत लग रहे थे। उन्होंने क्लेन की नई शक्ल को देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? रेडी? बिल्कुल नहीं। क्लाइन ने हल्की सी मुस्कान दी और एंजो की तरफ इशारा किया। वो ग्लव अभी भी सील करना पड़ेगा। जैसे ही उसने कहा, बुरी तरह सनबर्न हुआ एंजो अपने राइट हैंड से ह्यूमन स्किन ग्लव उतारने लगा। उसके लेफ्ट हैंड में फ्लावर ऑफ ब्लड और ग्रीन एसेंस दोनों रिंग्स थीं। वो क्रीपिंग हंगर था।
नॉर्मली क्लाइन उसे ऊपर ग्रे फॉग के पास फेंक देता था जब इस्तेमाल नहीं होता था। ग्लव का ओरिजिनल सील म्यूटेशन के बाद खत्म हो चुका था। अब उसे रोज एक इंसान खाना होता था, नहीं तो वो अपने वेयर को ही खाने लगता। लेकिन अब जबकि मिस्टर एजिक जवाब दे चुके थे, जल्द ही उनसे मिलना ऑलमोस्ट तय था। इसलिए क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर को रियल वर्ल्ड में ही रखा था, जब यूनिक स्थिति न हो तब तक। वो पहले से इमेजिन कर चुका था कि मिस्टर एजिक कैसे अचानक प्रकट होंगे। वो नहीं चाहता था कि बातचीत कुछ ऐसी ऑकवर्ड बन जाए। आजिक, तैयार हो? क्लाइन, नहीं, एक सेकेंड, मुझे वॉशरूम जाना है। या आजिक, तुमने बोला था ग्लव को सील करना है। क्लाइन, हाँ, एक मिनट, वॉशरूम जा लूं? ये सोचकर उसे क्रिंज महसूस हुआ। ग्रे फॉग का राज अलग, बट इस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन से भी बचना था। इसलिए नए मैरियोनेट को हासिल करने और खुद को देखने का डेंजरस एक्सपेरिमेंट निपटाने के बाद क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर को वापस रियल वर्ल्ड में लाकर उसका मील शेड्यूल पूरा किया। बस वेरर बदल गया, अब एनजो। इसके अलावा क्रीपिंग हंगर की रोज की भूख को दबाने के लिए क्लाइन कुछ नॉर्मल मशरूम साथ रखता था और मैरियोनेट को हमेशा कम से कम 5 मीटर दूर रखता था। क्लाइन के बोलते ही और मैरियोनेट की हरकतें देखते ही आजिक ने सर हिलाए और ह्यूमन स्किन ग्लव उठा लिया। क्लाइन ने मौके का फायदा उठाया, पॉकेट से कुछ मशरूम्स निकाले और पास के ट्रैश कैन में फेंक दिए। पटाक। उसने उंगलियां चटकाईं और मशरूम्स पर स्कारलेट फ्लेम भड़क उठी, लेकिन आसपास की किसी चीज को नुकसान नहीं हुआ। ये मैजिशियन वाले उसके फ्लेम कंट्रोलिंग की वजह से था। आजिक की नज़र मशरूम की तरफ जाते देख क्लाइंट ने मजबूरन एक ड्राई हंसी हंसकर कहा, उस दिन जो मैस हुआ था उसके बाद क्रीपिंग हंगर को मशरूम से डर सा लगने लगा है। मैं ऐसी वीकनेस से उसकी भूख को दबा लेता हूँ। असल में इसका ज़्यादा फायदा नहीं था। मशरूम साथ रखने से क्रीपिंग हंगर कुछ देर शांत रहता था, लेकिन जैसे ही मशरूम्स हटते वो तुरंत रिबाउंड करता, और अगर कोई आसान खाना आसपास नहीं होता तो उसका बिहेवियर और ख़राब हो जाता। मशरूम, आजिक ने हल्का सा दोहराया और ग्लव, जिस पर सूखे खून के स्टेन्स थे, को हाथ में लेकर कॉन्सेंट्रेट किया। अगले ही पल सराउंडिंग्स अचानक अंधेरे में डूब गए। बाहर की सनलाइट कमरे में आ ही नहीं पा रही थी। फिर घोस्टली वाइट, डार्क ग्रीन और बेहद कॉम्प्लेक्स सिंबल्स, लेबल्स और पैटर्न्स हवा में उभरने लगे, जैसे कोई इनविजिबल रेत, शैडो या स्पिरिट बॉडी उन्हें लिख रही हो। सब सिंबल्स आपस में मर्ज होकर एक मिस्टीरियस इल्यूजनरी डबल ब्रॉन्ज डोर बन गए, जो किसी और दुनिया की तरफ खुलता लगता। डीप, साइलेंट, टेरिफाइंग। कुछ सेकंड्स बाद वो डोर से मटकर क्रीपिंग हंगर में समा गया। ग्लव के ब्लड स्टेन्स पीछे हटने लगे, वो फिर से मोस्टली वाइट हो गया। कुछ ही पलों में क्रीपिंग हंगर फिर से नॉर्मल लगने लगा, पतला, शांत और बिना मशरूम्स के भी मैनिक अलर्ज नहीं दिखा रहा था। इट्स लाइक हाउ इट वॉज बिफोर। आजिक ने ग्लव वापस क्लाइन को दे दिया। क्लाइन के मन में बस यही चला, कंधे पर इतना बड़ा हाथ हो तो जिंदगी ईजी हो जाती है। उसने सिंसियरली धन्यवाद दिया और क्रीपिंग हंगर दोबारा अपने लेफ्ट हैंड पर पहन लिया। कुछ सोचकर उसने गंभीर होकर बात शुरू की। मिस्टर एसेक, बर्जर्क सी क्रॉस करते समय जब मैं आपका कॉपर वेसल साथ रखे हुए था, एक ही ड्रीम बार बार आता था। ड्रीम की पूरी थीम थी डार्कनेस और कोल्डनेस। एक उल्टा अंडरग्राउंड मॉजिलियम था जहां बहुत सारे कॉफिन्स थे। हर कॉफिन में एक कॉप्स जिनकी पीठ पर डेंस वाइट फेदर्स थे। वो पेल येलो ऑयल से चिपचिपे थे और मोजिलियम के सबसे अंदर ब्लैक फॉग का एक बड़ा सा मास था जो सब कुछ निगल रहा था। ड्रीम में हम दोनों उस मॉजिलियम को एक्सप्लोर कर रहे थे, और जैसे ही हमने कुछ ट्रिगर किया, ब्लैक फॉक ने पैंटिंग जैसी आवाज़ निकाली और बहुत सारी थिन इल्यूजनरी ब्लैक ट्यूब्स बाहर निकल आईं। मैं इसी पॉइंट पर हमेशा झटके से जाग जाता था। ये बिल्कुल उसी तरह से लगता है जैसे न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट जो पहले मिला था। क्लाइम ने डिटेल में कॉपर विसल वाली अपनी डिविनेशन को ड्रीम की तरह एक्सप्लेन किया। असल में ये एजिक को सटल वार्निंग थी कि वो ज़्यादा केयरलेस ना रहें। आखिर ड्रीम डिविनेशन भी ड्रीम ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि एक पैसिव होता है और दूसरा एक्टिव। और एजिक जानता था कि क्लाइन सीयर पाथवे का बियॉन्डर है, इसलिए ऐसा अनुभव उसके लिए अजीब नहीं था। एजिक ने बिना इंटरप्ट किए सब सुना। आखिर में उसने धीरे से कहा, ये शायद डेथ ने बर्जर्क सी में जो छोड़ा था उससे जुड़ा है। लगता है न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट अब क्वालिटेटिवली आगे बढ़ चुका है। मिस्टर एजिक सच में फोर्थ इपॉक डेथ काउंसिल की तरह सोचता है। क्लाइन के ड्रीम को हल्का नहीं लेता। क्लाइन ने अपना राइट हैंड उठाया, चेहरा रब किया और गैरमिन स्पैरो बन गया। फिर बोला, बस एक और तैयारी बाकी है। मुझे कंफर्म करना है कि एडमिरल हेल लुडविल किसी खतरनाक जगह पर तो नहीं है, और उसके पास न्यूमिनस एपिस्कोपेट के डेमीगॉड्स भी नहीं हैं। जहां तक मॉलॉक कफलिंग का सवाल था, वो क्लाइन ने जानबूझकर मेंशन नहीं किया। वो खुद हर कुछ दिन में चेक करता रहता था। उसे यकीन था कि लुडविल को अभी तक वो आइटम नहीं मिला होगा, या फिर वो इंटेंशनली उसे छू नहीं रहा होगा ताकि गहरमिन स्पैरो जब आए तो उसे ट्रैप किया जा सके। एजिक ने काम आवाज में कहा, वो तब कंफर्म कर लेंगे जब हम पास होंगे। ऑलराइट। क्लाइन ने एंजो यानी अपने मैरोनेट को इशारा किया। वो पोर्ट रैक से गोल्डन केन निकाल लाया। अब कुछ और कहने को बचा नहीं था।
एजिक ने अपना राइट हैंड बढ़ाकर क्लाइंट के कंधे पर रखा। क्लाइंट ने अपने राइट हैंड से एंजो का कंधा पकड़ लिया। अगले ही पल आसपास के रंग बदलने लगे, रेड और ज्यादा रेड, ब्लैक और ज्यादा ब्लैक, सब कुछ लेयर्ड, ब्राइट और अजीब सा डिस्कॉर्डेंट। तीनों, क्लाइन, एंजो और एजिक, स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगे। आगे आगे ब्लैक गोल्ड इनलेट केन उड़ता जा रहा था, जैसे क्लाइन के खोए हुए मरलॉक कफलिंग का रास्ता दिखा रहा हो। कुछ देर बाद केन ने मंदी दिखाई, फिर हवा में ठहर गया। एजिक ने स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवल यहीं रोक दिया, लेकिन वो लोग अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में ही थे। वो जैसे किसी चीज को सुन रहा हो या ऑब्जर्व कर रहा हो। 2-3 सेकंड बाद बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर क्लाइंट स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर लाया गया। एजिक उसे पकड़े हुए और क्लाइंट एंजो को पकड़े हुए। बाहर आते ही क्लाइंट को याद आया, एक बार एजिक ने यही बात कही थी, प्रॉब्लम इजंट सीरियस, और उसी के बाद उसे डेमोनिस ऑफ अनएजिंग कैटरीना का सामना करना पड़ा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, आप कहते हो तो। क्लाइंट ने मन ही मन ताना मारा और इधर उधर देखा। ये जगह बहुत familiar थी। एक विशाल डार्क कलर्ड शिप, जिस पर घोंसली ग्रीन टेंट था, ब्लैक ट्यूलिप, ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स, रैट्स, शैडोज, सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए, सेल संभालते हुए, पेट्रोल करते हुए, कैनन ड्रिल करते हुए, और प्रीवियस इनकाउंटर की तुलना में जहाज पर कहीं ज़्यादा लिविंग बियॉन्डर्स मौजूद थे। कैबिन एंट्रेंस पर सिल्वर मास्क, एग्जैजरेटेड रेपियर, फ्रिली शर्ट, गॉर्जस कोट और सफ़ेद स्कल वाला ट्रैक कॉर्नर हैट पहने लुडविल खड़ा था, अकड़ में, कठोर पोज, डेड काम फ्लेम आइज। अचानक उसके राइट हैंड की काली रिंग हल्की कांपी, एक फेंट ग्लो के साथ। लुडविल की आंखों में जलती पेल वाइट फ्लेम कांपी, फिर सिकुड़कर नीडल जितनी पतली हो गई। अगले ही पल वो पूरी तरह झुक गया, घुटनों पर, पूरे डेक पर सर झुकाकर एजिक एग्गर्स के आगे जमीन चूमने लगा। पूरे जहाज के अनडेड और लिविंग बियॉन्डर्स, कुछ ग्लेज्ड, कुछ स्टन्ड, कुछ इमोशनली डेड, बस देखते ही रह गए। क्लाइन और ब्लैक ट्यूलिप के सारे लिविंग क्रू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एडमिरल हेल लडवेल सीधा जमीन पर गिर गया और अजिक के आगे डेक को चूम रहा था। क्लाइन ने दो ही सिनारियो सोचे थे। पहला, लडवेल ने न्यूमिनस एपिस्कोपेट के डेमीगॉड को बुलाकर एम्बुश तैयार किया हो, क्योंकि डेथ पाथवे का सीक्वेंस 7 स्पिरिट मीडियम डेंजर सेंस कर सकता है। या फिर लडवेल ने कोई तैयारी ना की हो और अजिक उसे पलक झपकते ही खत्म कर दे। क्लाइन का प्लान बहुत साफ था। अगर डेमीगॉड मौजूद होता तो अजिक उसे संभाल लेता, क्लाइन लडवेल को मारकर उसे मैरिनेट बना लेता। अगर लडवेल अकेला होता तो अजिक बस बैकग्राउंड में रहता, क्लाइन क्रीपिंग हंगर और शैडोज का इस्तेमाल करके खुद उसको हंट करता। लेकिन यहां तो पूरा सीन ही उल्टा हो गया। लडवेल ने फाइट की कोशिश तक नहीं की, वो सीधा साष्टांग दंडवत गिर गया। अजिक का सबसे लॉयल, सबसे हम्बल गुलाम लग रहा था। अब लड़ाई कैसे होगी भाई? क्लाइन लिटरली ब्लैंक स्टेयर में फ्रीज हो गया। पूरे जहाज पर एक दमदार भारी सन्नाटा छा गया। अजिक ने अपना सिल्क हैट थोड़ा सा नीचे किया और धीरे धीरे लडवेल की ओर चला। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उसके सामने रुककर उसने भारी ठंडी आवाज में पूछा, न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है? लडवेल ने सिर वहीं ग्लूड रखा और बोला, आर्टिफिशियल डेथ अब उन हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है जिनकी एडवांसमेंट फेल हुई है, लेकिन अभी प्रेयर्स या रिचुअल्स का जवाब नहीं दे सकती। ये बोलकर उसने अपना टॉर्सो थोड़ा उठाया, फिर अपने दाहिने हाथ की काली स्क्वायर शेप्ड रिंग उतारी और दोनों हाथों से उसे ऊपर पेश कर दी। रिंग जैसे किसी अनसीन ग्रेवयार्ड में हजारों स्पिरिट बॉडीज खींच रहे हों, धीरे से हवा में उठी और अजिक की हथेली पर गिर पड़ी। अजिक ने उसे कुछ सेकंड तक ऑब्जर्व किया, फिर बिना हिचकिचाहट अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर पहना लिया। तुरंत अजिक के शरीर से इतनी गहरी, इतनी भयानक ऑरा निकली कि सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स वहीं ढह गए। उनकी आंखें नीचे, चेहरा डेक से चिपका। व्रेत और शैडोज हवा से नीचे गिरकर जमीन में दब गए। जहाज के लिविंग पायरेट्स भी एक झटके में पूरे के पूरे जमीन पर लेट गए। क्लाइन साइड में बस खड़ा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, ब्रेथ तक रोक ली थी। अजिक ने 2 कदम आगे बढ़े, लडविल की तरफ देखा, फिर क्लाइन की ओर मुड़कर बोला, ये 1 साल तक तुम्हारा मैरिनेट रहेगा। 1 साल बाद ये स्पिरिट वर्ल्ड लौट सकता है। उसकी आवाज में जीरो इमोशन था, जैसे किसी पेपर वॉक पर बस अप्रूव्ड की मुहर लगा दी हो। लडवेल का शरीर हल्का सा कांपा, गुस्सा, अपमान, डर, सब मिला जुना, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। यस, ऑनरेबल डेथ कॉन्सुल। इसी पल घने सफेद और डार्क ग्रीन चिन्ह हवा में उभरने लगे, आपस में मैश होकर एक इल्यूजरी ब्रॉन्ज डोर बनने लगे। वो ब्रॉन्ज डोर धीरे धीरे सिकुड़ता गया और सीधा लडवेल के माथे में इम्प्रिंट हो गया। क्लाइन पूरे खामोश शॉक में खड़ा था। अजिक ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इशारा किया। क्लाइन मैकेनिकली आगे बढ़ा,
10 मीटर के रेडियस में घुसा और लडवेल की स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पकड़ ली। लडवेल एक दो बार ऑलमोस्ट उछल पड़ा, लेकिन असल में कोई मूवमेंट नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसके थॉट्स स्लगिश हुए। रेजिस्टेंस घुल गया। कुछ ही देर बाद एडमिरल हेल लडवेल वहां खड़ा था, सिर झुकाए, क्लाइन के नए मैरियोनेट विनर एंदो की तरह। अब वो भी मैरियोनेट था। अजिक ने बस देखा और बोला, डेथ पाथवे में हायर सीक्वेंसेस का लोअर सीक्वेंसेस पर बहुत ज्यादा सप्रेसिव असर होता है। क्लाइन ने सोचा, मालूम है, जब मैंने आपका कॉपर विसल फेंका था तब भी सीक्वेंस फाइल लडवेल अपने अनडेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्लाइन ने हल्का सा करे गया। उसने पॉइंट नोट कर लिया। तभी एक सड़ा गला जॉम्बी लुढ़कता हुआ आया, हाथ में एज्योर ब्लू कफलिंग लिए, मरलुक कफलिंग, जो क्लाइन ने खो दिया था। अब भले ही क्लाइंट के लिए वो खास उपयोगी ना हो, लेकिन वापस मिलना, उसने हाथ बढ़ा कर लिया। दिल में एक अजीब सा हल्का सा भावुक वार्मथ उठी। देन उसने देखा कि मिस्टर अजिक वापस उसकी तरफ आए और उसके शोल्डर पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया। क्लाइन ने फटाफट दोनों हाथ आगे किए ताकि वो अपनी मैरिनेट्स एंजो और लडवेल के शोल्डर्स पकड़ सके। सारे कलर्स अचानक सैचुरेट, ब्राइटन और ओवरलैप होने लगे। स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचते ही क्लाइन इंस्टिंक्टिवली बोला, मिस्टर अजिक, आप कहाँ जा रहे हैं? अजिक ने काम आवाज में जवाब दिया, बरसर्क सी। फिर थोड़ा रुककर बोला, कॉपर विसल दो। ऑलराइट। क्लाइन ने एंजो को इशारा किया। एंजो ने आयन सिगार केस निकाला और उसमें से एंशिएंट कॉपर विसल बाहर निकाली। अजिक ने हाथ बढ़ा के उसे ले लिया और गहरी, बेहद भारी आवाज में बोला, मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये रिंग जो डेथ ने छोड़ी थी, इस कॉपर विसल के साथ और मेरी मौजूदगी, ये हमें बरसर्क सी में उस जगह तक ले जाएगी जहां कभी डेथ मरा था। क्लाइन ने तुरंत बोल दिया, मेरे ड्रीम ने कहा है कि वो जगह बहुत डेंजरस है। शायद पहले हमें उन न्यूमिनस एपिस्कोपिट वालों को ढूंढ लेना चाहिए जो आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उनसे डिटेल में जानकारी लेकर ही फैसला लेना ठीक रहेगा। अजिक कुछ सेकंड शांत रहा, फिर उसने धीरे से कहा, वहां कोई आवाज मुझे बुला रही है। क्लाइन ने उसकी तरफ देखा। अजिक के सॉफ्ट फेशियल फीचर्स पर अब कोई हल्की मुस्कान नहीं थी, बस वेदर्ड आंखें और कसे हुए कॉन्टोर्स। कलर्स तेजी से फ्लैश हुए और अजिक क्लाइन को लेकर बरसक सी की पिच ब्लैक आंधी में घुस गया। इस समय डार्क स्क्वायर रिंग और एंशिएंट ब्रास विसल हल्के हल्के चमक रहे थे, अजिक के चेहरे को मंद रोशनी देते हुए। ये डेथ कौंसिल जिसने फोर्थ ईपॉक की दुनिया देखी थी, आंखें बंद करके किसी अज्ञात जगह से आती पुकार सुन रहा था। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ कसकर भींच लिया। आसपास का पूरा स्पिरिट वर्ल्ड इम्प्लोड होने लगा, एक धीमे घूमते हुए ब्लैक वॉटेक्स में बदलकर, जिसकी बाउंड्रीज कहीं दिख नहीं रही थी। फिर वो वॉटेक्स अचानक फैल गया और अजिक, क्लाइन और उसके दोनों मैरिनेट्स को निगल गया। क्लाइन को एकदम जबरदस्त चक्कर आया, उल्टी जैसा वायलेंट नौजिया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो एक डार्क कोल्ड मौजूलियम में खड़ा है। इर्द गिर्द खुले हुए कॉफिन्स पड़े थे, जिनमें सड़ते हुए कॉप्सेस थे और उनकी पीठ पर सफेद फैदर्स। मैंने वार्निंग दी थी, फिर भी हम यहां आ ही गए। क्लाइन एक सेकंड के लिए दंग रह गया, फिर भीतर एक गहरी बेबसी उतर आई। उसने पास खड़े अजिक की तरफ देखा। अजिक ध्यान से मौजोलियम के गहरे हिस्से में जाती सीढ़ियों को देख रहा था, जहां से मोटा काला धुआं उठ रहा था, धीरे धीरे घूमती हुई स्मॉग जैसी लहरें। क्लाइन खुद को रोक नहीं पाया। वहां छुपा शायद आर्टिफिशियल डेथ ही है। अजिक के चेहरे पर अब उतनी तनावट नहीं थी। उसने एक हल्की, ऑलमोस्ट इनपर्सेप्टिबल मुस्कान बनाई और बोला, मेरी पिछली नींद ने मुझे बहुत कुछ याद दिलाया। मैंने खुद को एक बोन थ्रोन पर बैठे देखा। मेरे सामने बियॉन्डर्स और नॉर्मल लोग मरे पड़े थे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी अचानक मर गए। एक एक करके वो उठे, अनडेड बने और मेरी लॉयल्टी की कसम खाई। और मैं उन्हें बस ठंडेपन से देख रहा था, बिना किसी इमोशन के। डिजास्टर को गांव से शहर तक फैलने दे रहा था। ये मुझे मैं जैसा नहीं लगा, लेकिन साथ ही एक बात साफ थी कि शायद यही असली मैं हूं। फोर्थ ईपॉक के बैलम एम्पायर का डेथ काउंसिल। क्लाइन के होंठ हल्के कांपे, वो उन्हें कसकर बंद कर गया। अजिक ने अपनी टेम्पल्स मलते हुए उसी शांत, ऑलमोस्ट रिजाइंड लहजे में कहा, मुझे लग रहा है कि मैं उस पुराने खुद की तरफ लौट रहा हूं। क्लाइन के जवाब का इंतजार किए बिना मौसोलियम की गहराई में घुरते हुए एजिक ने बोलना जारी रखा, मुझे अपनी पहली मौत के बाद वाला रिजरेक्शन अभी भी याद है। मैं एक पेल वाइट कॉफिन में लेटा था और लड़खड़ाते हुए उठा। मैं डर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ हूँ, कौन हूँ। क्लर्जीमैन मेरे कॉर्प्स को प्यूरिफिकेशन के लिए लेने आते उससे पहले मैं भाग निकला, जैसे कोई भटकती हुई स्पिरिट। मैं ग्रासलैंड्स, विलेजेस, सिटीज को पार करता रहा। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ या कहाँ से आया हूँ। जहां भी जाता अलग अलग तरह की सिसकियां सुनाई देती। प्रीस्ट्स को मास बरियल्स करते देखता,
और मुझे हर जगह दुख महसूस होता। कुछ समय बाद मैंने एक नोबल लेडी को बचाया और उसके मैनर पहुंच गया। वो ब्राइट और लाइवली थी और मैं जंगल से निकला हुआ कोई फेरल बीस्ट जैसा था। मैं सेंसिटिव, सस्पिशियस, खुद को कमतर समझने वाला, डरा हुआ और अक्सर ऐसा कोल्ड, इनडिफरेंट, क्रूल व्यवहार दिखाता था जो किसी इंसान की मोरालिटी से मेल नहीं खाता। वो मुझसे बहुत क्यूरियस रहती थी। मैं चाहे कितना भी अवॉइड करूं या कितना भी बुरा बर्ताव करूं, वो फिर भी पास आती थी। उसकी मुस्कान और उसकी बातें धीरे धीरे मुझे बदलने लगीं। उसकी प्रैंक्स और उसकी मौजूदगी की आदत पड़ गई थी बिना महसूस किए। हम सीक्रेट तरीके से साथ आने लगे। उसे डर था कि उसका पिता कभी भी उसकी शादी किसी फॉर्मर ट्रैम्प और प्रेजेंट सर्वेंट से नहीं होने देगा। उसकी मेलेंकली मुस्कान देखकर पहली बार लगा कि मेरे अंदर कुछ खून जैसा गर्म बह रहा है। मैंने इम्पल्सिवली उससे कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस लौटूंगा, एक एरिस्टोक्रेटिक टाइटल और ब्राइडल गार्लेंड लेकर। मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया, नाइट बना, 3 मीटर का लैंस लेकर एनिमीज पर चार्ज किया। फोर्थ ईपॉक के बाद नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में जो केओस था, उसकी वजह से मैं बैरन बना और अपना खुद का फीफ मिल गया। मैंने अपना वादा निभाया। किंग के कन्फर्मेंट लेटर, फैमिली एम्ब्लेम, नाइट्स मेडल रिबन और अपने हाथ से बना हुआ गार्लेंड लेकर मैंने अपनी ब्राइड से शादी की। ये बोलते बोलते ऐसिक का चेहरा नर्म पड़ने लगा, जैसे वो सच में अतीत में लौट गया हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्लाइंट का दिल इससे हिल गया। ये वही फैमिलियर मिस्टर एजिक था जिसे वो जानता था। क्लाइंट ने धीरे से पूछा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? एजिक आगे देखते हुए बोला, फिर हमने अपने फीफ पर एक कासिल बनाया। हमारे बच्चे हुए, एक लड़का। वो बहुत जल्दी बड़ा हुआ और मैं समझ सकता था कि वो बड़ा होकर टॉल और स्ट्रांग बनेगा। उसे कॉम्बैट का बहुत शौक था। वो एक बड़ा ब्रॉड स्वॉर्ड घसीटते हुए इधर उधर भागता रहता, कहता कि वो नाइट बनना चाहता है। मुझे लगा ये बच्चों की बात है जो कुछ दिनों में भूल जाएगा, लेकिन चाहे उसका पैर टूट जाए या सिर फट जाए, उसने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। उसे लगता था कि वो अपने कमरे में दर्द से मरोड़ता रहेगा तो मैं नोटिस नहीं करूंगा। हाँ, उसने अपने पिता को अंडर एस्टिमेट किया था। फीफ की सारी स्पिरिट्स मेरे ही कंट्रोल में थीं। साल दर साल बीते, मेरी यादें वापस आने लगीं। मेरी पत्नी अक्सर शिकायत करती कि कासिल बहुत कोल्ड और डार्क है और वो किसी ऐसी जगह जाना चाहती है जहां सनलाइट और वार्मथ हो। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन बहुत बाद में एहसास हुआ कि वो कासिल से नहीं, मुझसे डर रही थी, उस ठंडे बदलते हुए इंसान से जो मैं बनता जा रहा था। उसने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा की तरह मेरे साथ रही। हम साउथ के सी साइड पर गए और वहां बहुत खूबसूरत समय बिताया। हमने दूसरा बच्चा करने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस हम सफल नहीं हुए। जब मुझे लगा कि मेरी अगली मौत करीब है, तब मैं वापस अपने फीफ, अपने कासिल लौटा। मेरा बेटा, वो लड़का, कहने लगा कि वो बैकलैंड जाकर विस्काउंट्स या अर्ल्स का अटेंडेंट बनना चाहता है और अपनी नाइट जर्नी शुरू करना चाहता है। मैंने पूछा क्यों? वो तब बैरली 10 साल का था। उसने कहा कि मैं उसका आइडल हूँ, उसका रोल मॉडल। वो नोबल बनना चाहता है, मेरी तरह, लेकिन मेरे नाम के सहारे नहीं, खुद के दम पर। उस वक्त मेरी लगभग सारी यादें लौट चुकी थीं। उसके सामने मैं ऑकवर्ड, अनफेमिलियर, अनकंफर्टेबल महसूस करता था, लेकिन उसकी बात सुनकर एक ऐसी खुशी और गर्व महसूस हुआ जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो मेरा बेटा था, पूरी तरह अलग उन बच्चों से जो मैंने बलम एम्पायर के समय पैदा किए थे। क्लाइंट को पता था कि आइजैक बैरन लामुट फर्स्ट की बात कर रहा है, और उसे यह भी पता था कि वो बेटा आगे चलकर जहर देकर मार दिया गया था। उसकी खोपड़ी भी निकाल ली गई थी, इंक जैंगविल ने। आइजैक की नज़र थोड़ी खाली सी हो गई। फिर मैं मरा और फिर जगा, ग्रॉगी, कंफ्यूज्ड। इंस्टिंक्टिवली मैं अपने फीफ से निकल गया और पहले से तय किए गए पैटर्न को फॉलो करते हुए भटकता रहा। हर नए इनकारनेशन में शुरुआती जिंदगी अलग थी। कभी सबसे स्वीट प्यार मिला, कभी सबसे अडोरेबल डॉटर। वो प्यार, वो लाचारी, वो संतोष, ये सब मुझे बार बार रुकने, सोचने, डरने पर मजबूर करता रहा, जैसे जैसे मेरी यादें लौटती रहीं। एक बार मैं एक फिलियल सन था, अपने पेरेंट्स को प्राइड दी, एक अच्छा जीवन दिया, उन्हें प्यारे प्यारे ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स दिए। लेकिन जब मैं जागा और असली खुद को पहचाना, मुझे याद आया कि पिछले इनकारनेशन में मैंने कोल्डली देखा था कि उनका असली बेटा बैटलफील्ड में मर गया और मैंने उसकी आइडेंटिटी छीन ली। एक तरफ दर्द और गिल्ट था और दूसरी तरफ कुछ भी महसूस नहीं होता था, जैसे ये सब ट्रिवियल हो। उस वक्त मेरे पास एक मास्क था जिससे मैं किसी भी इंसान में बदल सकता था, लेकिन अवेकनिंग के बाद वो खो गया। शायद मैंने जानबूझकर ही उसे खो दिया। क्लाइंट को अचानक मिस्टर एज़ेक की वो बेटी याद आई जो उनसे स्वीट्स लेती थी। थोड़ा सोचकर उसने पूछा, मुझे नहीं लगता ये डिसोसिएशन है, मुझे लगता है आप मैडनेस से लड़ रहे हो। जब आपकी पुरानी मेमोरीज चली जाती हैं और आप नई जिंदगी शुरू करते हो, तो आप हमेशा काइंड, वार्म और इमोशनल इंसान बनते हो।
अभी की हालत में तो आपको ये और साफ दिख रहा होगा। शायद यही आपका असली रूप है, आपकी एसेंस। और डेथ कॉन्सल होने की वजह से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक आपको लूजिंग कंट्रोल और मैडनेस की तरफ धकेलता है। मैंने सुना है कि वॉर ऑफ द फोर एम्परर्स के बाद ही खुद भी पागल हो गया था। क्लाइन हवा में बात नहीं कर रहा था। उसे बस एज़ेक के कुछ इनकारनेशंस याद थे। बैरन लैमर्ड, स्विंग बनाने वाला पिता, फिलायल बेटा और वॉर्म हिस्ट्री टीचर। उसकी कोशिश थी एज़ेक और ये समझाना कि डेथ कॉन्सिल वाली पर्सनालिटी असली वो नहीं है, वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का असर है, और वो अपने पास्ट इनकारनेशंस को पकड़कर अपनी कोल्डनेस से ऊपर उठ सकता है। अचानक क्लाइन के दिमाग में एक नया ख्याल आया। मिस्टर एज़ेक, क्या आप एंकर के बारे में जानते हैं? डेटीज और एंजल्स अपने आप को स्टेबल रखने के लिए एंकर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की मैडनेस उन्हें करप्ट न कर सके। हाँ, एज़ेक ने नज़र हटाते हुए कहा। क्लाइन ने दृढ़ लहजे में कहा, हो सकता है आपकी बार बार मेमोरीज खोकर नई जिंदगी शुरू करना यही आपका एंकर हो। मैडनेस और लॉस ऑफ कंट्रोल से लड़ने का आपका तरीका। उन्हें मत छोड़िए, उन्हें मत भूलिए, वही आप हैं। क्लाइन ने मन में जोड़ा। एंकर? एज़ेक ने धीरे से दोहराया। वो कहीं खो गया था। काफी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली। शायद ये एक्सप्लेनेशन सही हो। कम से कम मेरे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े शांत हो गए हैं। लेकिन अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। मुझे मौजूलियम के अंदर जो भी है उसे देखना ही होगा। क्यों वो मुझे बुला रहा है? क्यों मैं बार बार मरता हूँ और रिवाइव होता हूँ? क्यों मेमोरीज खोकर फिर वापस मिलती हैं? 1000 साल से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है, हर इनकारनेशन में। आज शायद जवाब मिल जाए। उसकी आंखें साफ थी, आवाज नर्म, लेकिन इरादा लोहे जैसा मजबूत। क्लाइन उसे रोकना चाहता था, लेकिन मुंह खुलकर फिर बंद हो गया। एज़ेक ने अपना हाफ टॉप हैट दबाया, पीछे देखे बिना हल्की मुस्कान के साथ बोला, अपनी आंखें बंद कर लेना। और वो सीढ़ियां उतरता हुआ मौजूलियम की गहराई में चला गया। काला धुआं जो पैंटिंग की आवाज निकाल रहा था, अब शांत था, धीरे धीरे फैल रहा था और नीचे छुपी चीज को दिखा रहा था। वो एक विशाल फेदर्ड सरपेंट था, इतना बड़ा जैसे पूरी आइलैंड ले ले। उसके डार्क ग्रीन काले स्केल्स, बीच बीच में पीले तेल से सने सफेद फेदर्स, हर फेदर से निकली पतली काली इल्यूजरी ट्यूबें। पूरा प्राणी आधा वास्तविक आधा अनरियल, पूरी तरह वर्णन के बाहर। उसकी आंखों की जगह पेल वाइट फ्लेम्स जल रही थी, और उसका चेहरा एक इंसान का था। वही ब्रॉन्ज स्किन, वही सॉफ्ट फेसेस, वही दाहिने कान के नीचे छोटा काला तिल। वो एक और एज़ेक एगर्स था। उस कॉइलिंग फेदर्ड सर्पेंट को ब्लैक फॉग की गहराई में देखकर और उसके ऊपरी हिस्से पर अपना ही चेहरा देखकर आज़ेक एक पल को जम गया। अगले ही सेकंड उसके माथे में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने कनपट्टी पर हथौड़ा मारा हो। सिर दो हिस्सों में फटता हुआ महसूस हुआ। उस जानलेवा दर्द के बीच कई बिखरी हुई झलकियां उसके दिमाग में चमकी। वही फेदर्ड सर्पेंट, बिल्कुल उसी चेहरे वाला। एक शांत मरी हुई जमीन, उस पर बिखरे अनगिनत सफेद कॉप्सेस, हवा में तैरते हुए हड्डियों के बादल, हर स्पीशीज की हड्डियां, जमीन फाड़कर निकलते काले टेंटिकल्स, जिनके सिर पर डेड फिश जैसी आंखें। और उसका स्पिरिट बॉडी जबरदस्ती उसके शरीर से खींच लिया गया। फिर एक जोड़ी पेल वाइट बुझती हुई आग जैसी आंखें उसकी तरफ मुड़ी। एक सफेद फैदर, पीले तेल से सना हुआ, धीरे से उसकी ओर गिरा और उसके ट्रांसपेरेंट स्पिरिट बॉडी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ऊपर उठा, सीधे बोन क्लाउड में समा गया। दूसरा हिस्सा अचानक प्रकट हुए एक गोल्डन एक्सेसरी से जुड़ गया और पेल वाइट फ्लेम्स में फिर से फ्लैश एंड ब्लड वाला शरीर बन गया। ये पूरा दृश्य ऐसा था जैसे कोई थंडर गॉड लगातार उसके दिमाग पर प्रहार कर रहा हो। आज़िक ने दोनों हाथ सिर पर रखे और उसके घुटने सीढ़ियों पर टिकते चले गए। और अब आखिरकार उसे सब याद आ गया था। क्यों वो बार बार मरता है और रिवाइव होता है? क्यों हर बार उसकी मेमोरीज गायब होती हैं और धीरे धीरे वापस आती हैं? क्योंकि उसकी सोल पूरी नहीं थी। और अब उसे ये भी समझ आ गया, ब्लैक फॉग की गहराई में जो फेदर्ड सर्पेंट था, जिसका चेहरा उसके जैसा ही था, वो उसी का दूसरा आधा था, एक और आज़िक एगर्स। ये सब डेथ के फॉल से पहले का एक छुपा हुआ इंतजाम था। जैसे सोल्स को एक साथ सिया जा सकता है, वैसे उन्हें फाड़ा भी जा सकता है। डेथ, जो उस समय पागल और बेहद शक्तिशाली था, शायद अपनी मौत को पहले ही देख चुका था। इसीलिए उसने चुपचाप अपने बेटे बालम एम्पायर के डेथ कॉन्सिल यानी आज़िक की सोल को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक हिस्सा ले गया, दूसरी आधी जगह एक और आइटम से भर दी,
ताकि सोल टूट टूट कर भी बची रहे। चाहे डेथ ने यह जानबूझकर किया हो या न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, जो हिस्सा डेथ अपने साथ ले गया था वो बाद में डेथ पाथवे की यूनिकनेस से फ्यूज हो गया, और अब वही हिस्सा आर्टिफिशियल डेथ की कोर बन गया था। दूसरा आधा जो बदल दिया गया था, उससे आजिक एक अधूरी सोल के साथ बार बार मरता, रिवाइव होता रहा। हर बार मेमोरीज खोता, हर बार जिंदगी नई शुरू होती, और फिर धीरे धीरे पुरानी यादें लौटती गईं। आर्टिफिशियल डेथ ने कई बार समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हर बार आजिक मेमोरीज रिकवर करते करते मौत के करीब पहुंच जाता। इससे गहराई से इन्वेस्टिगेट करने का मौका ही नहीं मिलता। और अब अजब अजब आवाज उसके गले से निकल रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। आजिक के हाथ अब सिर पर नहीं थे, वो सीढ़ियों पर टिके थे, और उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर पीले तेल की पतली परत में फैल गई, और वहां से सफेद फेदर्स उगने लगे। उसी पल उसने अपने सोल के दूसरे हिस्से की कॉलिंग महसूस की, एक तीव्र खिंचाव, एक आदिम इच्छा कि दो टुकड़े फिर से एक हो जाएं, एक पूरी सोल बन जाएं। नहीं, आजिक ने दर्द में कराहते हुए कहा। उसने सिर उठाने से इनकार कर दिया, दाएं हाथ तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। वो जानता था उसका सर्पेंट रूप पागल था, पूरी तरह कोल्ड, पूरी तरह इर्रेशनल। अगर उसने उससे मर्ज कर लिया तो वो फिर वही डेथ कौंसिल बन जाएगा, या उससे भी बुरा, एक नकली डेथ जिसमें गॉडहुड तो होगा पर जरा सी ह्यूमैनिटी नहीं। वो सब भूल जाएगा, सब, उन लोगों को भी जिन्हें वो कभी चेरिश करता था। नहीं, आवाज फिर फटी, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। उसकी स्किन पर पिच ब्लैक स्केल्स उभर आए, माथे पर उसकी स्किन फटने लगी, और एक खून से भरा हुआ ओपनिंग बना। उस ओपनिंग के अंदर एक गोल्डन लाइट चमकी, जैसे कुछ खुद ब खुद आकार ले रहा हो। वो आचीन सोने का एक्सेसरी था, लंबे पतले बर्ड की आकृति वाला। उसके चारों ओर पेल वाइट फ्लेम्स फेदर्स की तरह लिपटी हुई, और उसकी ब्रॉन्ज आंखों में एक इल्यूजरी मिस्टीरियस डोर की परतें चमक रही थीं। जैसे ही वो एक्सेसरी पूरी तरह उभर आया, आजिक एक दरिंदा जैसी चीख से फट पड़ा। उसने सिर पूरी तरह उठाया, और उसकी आंखों में पेल वाइट फ्लेम्स तेजी से भड़क उठी। काले धुंध की गहराई में वो इल्यूजरी और रियल फेदर्ड सर्पेंट सीधा होकर ऊपर उठ गया। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया, और दो एक दूसरे जैसे चेहरे, एक छोटा, एक विशाल, चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। चार पेल वाइट फ्लेम्स लपकीं। अजीक, जिनके हाथ अभी भी जमीन पर थे, तड़पते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगे। उनका चेहरा पूरी तरह विकृत था। धीरे धीरे वो आर्टिफिशियल डेथ नाम के उस फेदर्ड सर्पेंट की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो पास गया, पूरा मॉज़िलियम हिलने लगा। आसपास की चीजें ट्रांसपेरेंट हो गईं, जैसे एक ऐसा वर्ल्ड दिख रहा हो जिसमें अनगिनत स्केलेटन्स और शैडोज हैं। खून से लथपथ आर्म्स, नीले काले लताओं पर लगे बेबी फेसेस, और डेड फिश आइज या दो कतारों वाली शार्प टीथ वाली टेंटिकल्स रियलिटी और इल्यूजन की सीमा को फाड़कर मौजूलियम में घुस आईं। लेकिन अंदर आने के बाद भूमि पर चिपककर जड़ हो गईं। हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। ईस्ट बालम, कोलेन सिटी। डेली सिमोन, जो अपनी अगली टारगेट लोकेशन की ओर दौड़ रही थीं, अचानक रुक गईं और अपना सिर पकड़ लिया। व्हाट्स रॉन्ग? रेड ग्लव्स टीम के कैप्टन सोएस्ट ने हैरानी में पूछा। डेली ने हल्की भौं सिकोड़कर कहा, जैसे ट्रांस में हो। मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी अननोन जगह से आती हुई कॉलिंग महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मैं घुटनों पर गिर जाऊं। बाकी किसी को सुनाई दे रहा है? सोएस्ट ने सावधानी से बाकी टीम से पूछा। लियोनार्ड मिचेल ने सिर हिलाया ही था कि उसे अपने अंदर से एक हल्की बूढ़ी आवाज सुनाई दी। बेडजर्ग सी की तरफ देखो। लियोनार्ड ने तुरंत मुड़कर हार्बर की दिशा में दूर बेडजर्ग सी की ओर देखा। वहां एक चौड़ी पट्टी जैसी डीप ब्लैक डार्कनेस फैली थी, बिना हवा, बिना वेव्स, बिना क्लाउड्स, बिना बारिश, बिना सनलाइट। क्लाइन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन कमाल की थी। मिस्टर अजीक जैसे दर्द भरे मर्मर्स सुनते ही उसे एक गहरी भारी चुप्पी और डेथ की ऑरा महसूस होने लगी। क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल डेथ ने सीधा हमला नहीं किया, फिर भी मिस्टर अजीक को भारी नुकसान हो रहा है। क्लाइन के दिमाग में डर और बेचैनी दौड़ गई। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन साफ कह रही थी कि जो होने वाला है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो कर क्या सकता है। वो आंखें खोलकर अजीक की हालत देखना भी रिस्क नहीं कर सकता था। ये हिम्मत का नहीं, एग्जिस्टेंस के लेवल का इशू था, लाइफ और डेथ की हायरार्की का गैप।
अचानक क्लाइन को एक भयानक असहायता महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचना शुरू किया कि उसके पास कौन कौन सी आइटम्स हैं। क्रीपिंग हंगर? बेकार, लेवल ही अलग है। डेथ नेल? और व्यूअर्स। ग्रॉसल्स ट्रैवल्स? लाया ही नहीं। ब्लैक एम्परर कार्ड और टायरेंट कार्ड? वो भी नहीं है। फेट साइफन चाम? हाँ, फेट साइफन चाम। क्लाइंट के दिमाग में प्लान बना। वो फेट साइफन चाम से अपनी किस्मत मिस्टर अजीक की किस्मत से टेम्पोरेरली स्वैप कर देगा। आर्टिफिशियल डेथ का इफेक्ट वो खुद झेलेगा। कम से कम उसके पास रिवाइव होने का चांस तो है। मिस्टर अजीक, वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में शायद फिर अवेकन ना हो पाए। क्लाइंट ने यह भी नहीं सोचा कि चाम अजीक और आर्टिफिशियल डेथ पर काम करेगा या नहीं। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, ट्राई करना। उसने दाहिना हाथ जेब में डाला, पर उसका हाथ आधा उठा, फिर वहीं रुक गया। उसका हाथ वापस गिर गया। वो स्टोन स्टैचू की तरह फ्रीज हो गया। क्लाइंट के होंठ कांपे। उसका चेहरा ट्विस्टेड था। फिर अचानक उसने झटके से हाथ जेब में डाला और बाहर खींचा। उसकी मुट्ठी में एक ब्लैक क्रिस्टल कार्ड लाइक चाम था। उधर अजीक उस विशाल इल्यूजरी फेदर्ड सर्पेंट के और करीब जा रहा था। उसके कदम तेज हो रहे थे, जैसे वो अपने थ्रोन पर लौट रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में भड़कती पेल वाइट फ्लेम्स दर्द से भरी हुई थीं। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। नो, अजीक फिर बड़बड़ाया। उसकी स्किन से जहां जहां स्केल्स फट रहे थे, वहां गैप से पीले धारी वाले सफेद फैदर्स उग रहे थे। शोर, पुकार और इंसेनली स्ट्रांग डिजायर ने उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। वह आसमान में उड़कर उस विशाल इल्यूजरी फेदर्ड सर्पेंट की ओर लीप करने ही वाला था, जिसका चेहरा उसी के जैसा था। उसके माथे के बर्ड शेप्ड एक्सेसरी से पेल वाइट फ्लेम्स फैलकर पूरे शरीर को ढकने लगीं। क्लाइन की स्पिरिचुअल इंट्यूशन चीखती हुई वार्निंग दे रही थी। उसने एंशिएंट हर्मीज में एक शब्द बोला, फेट। वो चार्म एक्टिवेट करने ही वाला था कि अचानक उसके चारों ओर शांत हो गया, बिल्कुल आवाज रहित। एक पतली गोरी महिला की हथेली हवा में प्रकट हुई और अजीक के माथे पर लगे गोल्डन बर्ड शेप्ड एक्सेसरी पर दब गई। फिर उसके सामने हवा में एक फिगर आकार लेने लगी, अजीक और उस विशाल इल्यूजरी सर्पेंट के बीच खड़ी हो गई, दोनों की अप्रोच रोकते हुए। उस एक्सटर्नल फोर्स की मदद से अजीक ने आखिरकार खुद को रोका। उसकी आंखों में जलती पेल वाइट फ्लेम्स ने सामने हवा में तैरती उस फिगर को रिफ्लेक्ट किया। वो एक खूबसूरत औरत थी, एंशिएंट रोब पहने हुए, सिर पर काला हुड। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और उसकी काली आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें स्पिरिचुअलिटी का एक कण भी नहीं था। मौसोलियम के अंदर जो अचानक बदलाव हुआ था, उसका क्लाइन, जिसकी आंखें बंद थी और स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह भीतर खींची हुई थी, को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा। इसलिए भले ही उसने एक्टिवेशन इनकैंटेशन बोल दिया था, फिर भी वो फेट साइफन चार्म इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि कहीं इससे हालात और बिगड़ न जाएं या उल्टा असर ना हो जाए। समय का हर सेकंड उसे असामान्य रूप से लंबा लग रहा था, जैसे एक सदी गुजर गई हो। आखिरकार उसे मिस्टर एजिक की आवाज सुनाई दी, फटी हुई, अनिश्चित, तुम। और फिर एक शांत ठंडी फीमेल वॉइस सुनाई दी, तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं। पहला, आगे बढ़ो और कंप्लीटनेस हासिल करो, सैलेंजर को अपने बॉडी में रिवाइव होने दो। दूसरा, मैं तुम्हारी हाफ सोल को निकाल दूं, तुम उसे लेकर जाओगे और किसी तरह वापस स्टिच करने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर तुम अपने ओरिजिनल रूप में लौट आओगे। अब बार बार मरोगे नहीं, रिवाइव भी नहीं करोगे, पर तुम वो नहीं रहोगे जो अभी हो। तुम्हारी सारी पास्ट इनकारनेशंस एक सपने की तरह फीकी पड़ जाएंगी। तीसरा, सब छोड़कर निकल जाओ। तुम हमेशा अपने करंट लेवल पर फंसे रहोगे, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम बार बार मरते रहोगे, मेमोरी खोते रहोगे और हमेशा अपने पास्ट की तलाश में भटकते रहोगे। क्लाइन ये सुनकर स्टन रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मौसोलियम की गहराई में कोई और अन्य व्यक्ति मौजूद है, और वो भी इतनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाली, जो पूर्व डेथ काउंसिल एजिक इगर्स को ओपन चॉइसेस दे रही थी। क्या ये वही आर्टिफिशियल डेथ है जो काले धुंध के अंदर छुपा है? नहीं, वो तो पहले बिल्कुल इनसेन, बिना इंटेलिजेंस का लग रहा था। इतना समय हो गया उसने कभी कम्युनिकेट करने की कोशिश तक नहीं की। हाफ सोल को एक्सट्रैक्ट करना, स्टिच करना, मतलब एजिक की सोल पहले से अधूरी है। और सोल को निकालेगा कौन? वो हुडेड लेडी? वो कुछ ऐसा कर सकती हैं जो मिस्टर एजिक नहीं कर सकते। और ये सैलेंजर कौन है? उसका रिवाइव होना एजिक के बॉडी में क्यों? क्या वो पेल डिजास्टर वाला डेथ है, एजिक का पिता या दादा?
ही ने अपनी डेथ फोर्सी करके एजिक के अंदर रिवाइवल के लिए सीड छोड़ा था। पहला चॉइस तो साफ साफ रिजेक्ट करने लायक था। दूसरा और तीसरा दोनों खतरनाक थे। दूसरा, वो अभी का वो नहीं रहेगा, एक अजनबी एजिक बन जाएगा। तीसरा, हमेशा का अनडाइंग कर्स, मेमोरीज खोना, हमेशा भटकना। अगर वो अपनी पास्ट इनकारनेशंस को सच में एंकर मानता है और खुद पर भरोसा है, तो दूसरा मुमकिन है, एक कॉम्प्रोमाइज, रिकन्सिलिएशन। लेकिन सोल को आधा आधा बांटना, पता नहीं दूसरी हाफ फ्यूचर में कैसी बनेगी, एंकर शायद काम भी कर पाएगा या नहीं। क्लाइंट के दिमाग में आइडियाज तेजी से घूमे, कन्फ्यूजन, क्यूरियोसिटी, डर, सब एक साथ। समाधान इतने पास होकर भी दूर था। ये एजिक की जिंदगी थी, उसका फ्यूचर, फैसला वही कर सकता था। क्लाइंट के पास कहने के लिए जो कुछ भी था वो सब कह चुका था। अब वो बस असहाय होकर इंतजार कर रहा था। एजिक ने सामने खड़ी ब्यूटीफुल हुडिड लेडी को देखा, कुछ बोले बिना। उसकी पेल व्हाइट फ्लेम्स हल्के हल्के फ्लिकर कर रही थीं। ऊपर खड़ा वो इल्यूजन रियल सरपेंट अचानक बुरी तरह से उछल पड़ा, टेल को पागलों की तरह घुमाता हुआ, सिर नीचे झुकाकर मुंह फैलाता हुआ। अंदर डार्क रेड फ्लैश, फैंग्स, येलो स्टेन्स, काली टंग और डार्क ग्रीन स्लाइम एजिक पर फेंकता हुआ। लेकिन उसकी हर कोशिश बेअसर थी, जैसे वो किसी दूसरे वर्ल्ड में हो। सन्नाटे के बीच एजिक ने दाहिने हाथ से अपनी कनपटी रगड़ी और हंसते हुए शांत स्वर में बोला, शायद मैं अपनी वर्तमान जिंदगी का आदी हो गया हूं, मैं तीसरा चॉइस चुनता हूं। ये सुनते ही हुडिड लेडी ने अपना हाथ कसकर बंद किया, उस गोल्डन बर्ड शेप्ड एक्सेसरी को पूरी पकड़ में ले लिया। फिर उसने हाथ झटका और वो एंशिएंट आइटम एजिक के माथे की दरार से निकाल लिया। एजिक का चेहरा फिर से भयानक दर्द से मरोड़ गया। उसके हर ड्रॉप ऑफ ब्लड और हर कण ऑफ फ्लैश से सोल के टुकड़े रिसने लगे, एक ट्रांसपेरेंट सोल में इकट्ठा होते हुए। वो सोल पूरी दिख रही थी, लेकिन उसमें हार्मनी नहीं थी, क्योंकि उसका आधा हिस्सा सोने का था, सिर से लेकर टॉर्सो और लिम्स तक। उसमें एक एंशिएंट सिंपलिस्टिक सुंदरता थी। जैसे ही गोल्डन एक्सेसरी पूरी तरह निकली, एजिक की ट्रांसलूसेंट सोल धीरे धीरे बिखरने लगी, जैसे किसी को जिंदा ही स्किन किया जा रहा हो। उसके गले से फिर वो नॉन ह्यूमन चीख निकली। क्लाइन के दिमाग में नीडल जैसी चुभन हुई, फिर जैसे किसी ने अंदर घुमा दी हो। कुछ ही सेकंड्स में एजिक की स्पिरिट बॉडी दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई। आधा गोल्डन स्ट्रीम बनकर एक्सेसरी में चला गया, बाकी आधा वापस उसके शरीर में लौटा, फ्लैश एंड ब्लड में फ्यूज होते हुए। एजिक की पेल वाइट फ्लेम्स बुझ गई। उसके शरीर पर उगे फेदर्स और ब्लैक स्केल सब गायब होने लगे। चेहरा भी शांत होने लगा। वो सैवेज ट्विस्टेड एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसके चेहरे पर हल्की ट्रांसलूसेंसी और पीला सा रंग था। माथे पर धड़कन साफ दिख रही थी, गहरा, सोल लेवल वाला दर्द। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। उसने सुंदर हुडेड लेडी को झुककर सलाम किया, फिर मुड़ा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ क्लाइंट के पास आ गया। यू कैन ओपन योर आइज नाउ, एजिक ने थके हुए मुस्कान के साथ कहा। काइन ने तुरंत आंखें खोलकर एजिक को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसे कोई मैडनेस या लॉस ऑफ कंट्रोल का निशान नहीं मिला, तो उसने लंबी सांस छोड़ी। फिर उसकी नजर मौजोलियम की गहराई में गई। काला धुंध अभी भी उठ रहा था, नीचे की हर चीज को ढकते हुए। वो कौन थी? वो खुद को रोक न सका। एजिक हंसा और आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं, तब भी तुम सुन नहीं पाओगे, जब तक वो खुद नहीं चाहेगी। ये कहते ही क्लाइन ने अनजाने में अपने दो मैरियनेट्स के कंधे पकड़ लिए। आसपास के रंग सैचुरेशन से चमकने लगे और एक दूसरे पर चढ़ते दिखे। पल में क्लाइन, एजिक और दोनों मैरियनेट्स स्पिरिट वर्ल्ड के बर्जर्क सी वाले हिस्से को पार करते हुए कोलेन सिटी के इन में लौट आए। एजिक ने हाथ छोड़ा और अपना माथा दबाया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे रिकवर करने के लिए पता नहीं कितने समय तक सोना पड़ेगा। अगर कोई सवाल हो तो स्पिरिट वर्ल्ड की 7 लाइट्स को ढूंढना। तुम्हें उसका रिचुअल पता ही होगा। मिस्टर इज़ेक, आप ठीक हैं? क्लाइन ने चिंता में पूछा। उसी समय उसने खुद को थप्पड़ मारा। आधा सोल खोकर कोई कैसे ठीक हो सकता है? इज़ेक मुस्कुराया। कोई बड़ी बात नहीं, मैं वही स्टेट बनाए रखूंगा जैसे पहले था। मेरी डेथ फोर्स ही कर पाऊंगा, सब अरेंज कर पाऊंगा, अपनी ओरिजिनल लाइफ से कट जाऊंगा, फिर सब भूल जाऊंगा और जाग कर अपने पास को फिर ढूंढूंगा। पहले की तरह। कम से कम तुम तो हो मेरे पास के बारे में बहुत कुछ जानने वाले। अगर मैं फिर सब भूल भी जाऊं तो तुम्हारा लेटर पाकर शायद काफी कुछ याद कर लूंगा। वो रुका, धीरे से सिर हिलाया और हल्का हंसा। नींद भी बुरी नहीं, कम से कम सपनों में मैं कभी गया ही नहीं। उसके साथ धूप में बैठा रहता हूं, अपने जिद्दी बेटे को ब्रॉडसॉर्ट सिखाता हूं और उस छोटी सी बच्ची के लिए स्विंग बनाता हूं जिसे मचलना पसंद था। ये कहते ही ओजेक ने कॉपर विसल उछालकर उसे देते हुए मुस्कुराया। मुझे लिखना मत भूलना, लेकिन जब तक मैं जागता नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्लाइन विसल पकड़ने ही वाला था
कि एजेक अचानक गायब हो गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। कुछ देर क्लाइन वहीं खड़ा रह गया, खाली सी नजर से। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। कोलेन सिटी से कहीं भी जमीन के रास्ते जाने के लिए पहले घुमावदार रास्ता ऊपर चढ़ना पड़ता, अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए शहर की चोटी तक पहुंचना पड़ता, फिर पहाड़ से उतरकर मैदान में। इसी समय सोएस की रेड ग्लव्स टीम शहर की चोटी वाले चौक में खड़ी बर्जर्क सीको अबनॉर्मैलिटी को नीचे देख रही थी। डेली सिमोन, जो लगातार अपना माथा पकड़े हुई थी, अचानक हाथ नीचे करते हुए उलझन में बोली, सब नॉर्मल हो गया, अब कोई समस्या नहीं है। नॉर्मल? लियोनार्ड ने हैरानी से दोहराया। उसकी नज़र में डेली का नॉर्मल होना बर्जर्क सी के शांत होने से पहले मुमकिन नहीं था। शायद ये इंटरमिटेंट है, सोएस ने आधा अधूरा अनुमान लगाया। डेली जवाब देने ही वाली थी कि सबकी स्पिरिचुअल परसेप्शन एक साथ ट्रिगर हुई। उन्होंने फिर बर्जर्क सी की ओर देखा। काले अंधेरे के बीच एक एक करके ब्राइट स्टार्स चमकने लगे। बैकलैंड, सेंट सैमुअल कैथेड्रल के नीचे आर्च बिशप एंथनी स्टीफेंसन ने समुद्र से आई इमरजेंसी टेलीग्राम ली। टेलीग्राम बहुत छोटी थी लेकिन झटका देने के लिए काफी थी। गरमन स्पैरो दिखाई दिया है, वो ब्लैक ट्यूलिप पर सवार है, एक और व्यक्ति के साथ। उसने लडवेल को मैरिनेट बना दिया और उस व्यक्ति के साथ चला गया जिसे लडवेल डेथ कंसोल कह रहा था। गरमन स्पैरो, डेथ कंसोल। सेंट एंथनी ने उन दो नामों को मन में दोहराया। वो थोड़ा पीछे झुककर आंखें बंद कर ली। सील्ड आर्टिफैक्ट 017 की पूरी जानकारी उसके दिमाग में फिर चमक उठी। नंबर 17, नेम एंजल ऑफ कंसीलमेंट, डेंजर ग्रेड 0, एक्सट्रीमली डेंजरस, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, हाईएस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे इंक्वायर, डिसेमिनेट, डिस्क्राइब या स्पाई नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी क्लियरेंस, पोप, टीम ए रिसर्चर्स और बैकलैंड डायसीज के आर्च बिशप। नोट, आर्च बिशप को दूसरे डायसीज में ट्रांसफर करते ही उसकी रिलेटेड मेमोरीज सील्ड आर्टिफैक्ट 1 to 9 से वाइप करनी होंगी। सील्ड मेथड 1 to 9 और 1 to 80 के कॉम्बिनेशन से सील्ड। डिस्क्रिप्शन, ये कोई आइटम नहीं है। वार्निंग, शी का यूज नहीं किया जाना चाहिए। अपेंडिक्स 1, पेल एरा 4th इपॉक में पहली बार अपीयर हुई। एग्जैक्ट ईयर मिसिंग, एग्जैक्ट डेट मिसिंग, एग्जैक्ट लोकेशन मिसिंग। अपेंडिक्स 2, वो 5 बार अवेकन हो चुकी है। अपेंडिक्स 3, अ लिमिटेड प्रेमिस इसकी नॉन यूजेबल स्टेट की वजह है। कंफर्म किया गया है कि शी गॉडेस के डिसेंट वेसल के रूप में यूज हो सकती है। कोलाइन सिटी इनके अंदर क्लाइन एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा था और विनर एंजो से ब्लैक टी विद लेमन ले रहा था। उसके बगल में एडमिरल हेल लडविल सीधा खड़ा था, मास्क पहने, कमर पर रेपियर, जैसे कोई सबसे लॉयल गार्ड। अब जब क्लाइन पूरी तरह शांत हो चुका था, तब जाकर उसके पास डेथ के मोज़ोलियम में हुई हर चीज को एनालाइज करने की कैपेसिटी थी। और उन सब में उसकी सबसे ज्यादा अटेंशन उस अस्तित्व पर थी जिसने क्रिटिकल मोमेंट पर मिस्टर एजिक की मदद की और उसे 3 चॉइसेस दी। पहली बात, वो फीमेल वॉइस थी। दूसरी, ये पूरा मामला उसके लिए फायदेमंद था, वरना कोई इतनी दूरी पार करके मदद क्यों करेगा। हाँ, अगर वो पासिंग बाय होती और गुडविल से हेल्प कर देती तो ठीक है, बट इशू ये है कि मुज़ोलियम डेथ की गॉडली पावर से बना एक बंद क्षेत्र था, जहां बिना राइट की के डीटीज भी नहीं पहुंच सकते। दरवाजा ही नहीं खुल सकता, तो पासिंग बाय का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही एजिक का वहां पहुंचना भी अचानक था। उसने आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट वाले न्यूमिनस एपिस्कोपेट के लोगों से जानकारी भी नहीं ली। सीधे कॉलिंग फॉलो की और बेर्जक सी पहुंचकर डेथ ट्रेजर ट्रोव में घुस गया। अगर वो महिला किसी तरह क्लाइन या एजिक को लोकेट ना कर पाती या उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीसाइंस ना होता, तो इतनी परफेक्ट टाइमिंग इम्पॉसिबल थी। और तीसरी बात, वो सैलेंजर जो एजिक की बॉडी के जरिए रिवाइव हो सकता है, लगभग निश्चित रूप से 4th ईपॉक वाला आई एम मैड बट आई एम स्ट्रॉन्गर डेथ ही था। और वो फीमेल वॉइस उसे सीधे नाम से बुलाती थी, बिना रिस्पेक्ट के। क्लाइंट सारी इन्फो को जोड़ते हुए अचानक एक थियरी पर आया, बट वो खुद उससे बचने की कोशिश कर रहा था। उसके नॉलेज के अनुसार एवरनाइट, डेथ और जायंट पाथवेज एक ही ग्रुप में थे और हाई फ्रीक्वेंसीज पर इंटर एक्सचेंज हो सकते थे। गॉडेस एक तरफ लेडी ऑफ क्रिम्जन है और कुछ ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के जरिए मून की अथॉरिटी का हिस्सा रखती हैं, लेकिन साथ ही मिस्ट्रेस ऑफ रिपोज एंड साइलेंस भी है, जो क्लियर तौर पर अंडरवर्ल्ड और डेथ डोमेन से जुड़ा है। फॉगी टाउन वाला इंसिडेंट, होली स्वॉर्ड का वाव और गॉडेस का मिसफॉर्चून अथॉरिटी यूज करना, इन सब ने क्लाइंट को साफ दिखा दिया था कि वो गॉडेस की स्पेशल वॉच लिस्ट में आ चुका है,
जैसे वो सी गॉड सेप्टर के जरिए बिलीवर्स को चिन्हित करता था। अगर ये डार्क थियरी सच मान ले और फिर वेरीफाई करें, तो लगभग हर सवाल का जवाब मिल जाता है। वो महिला वास्तव में गॉडेस ही थी, 7 ऑर्थोडॉक्स ड्यूटीज में से एक, पेल एरा के विनर्स में से एक। उसे डेथ को उसके नाम से बुलाने का पूरा अधिकार है। और अगर क्लाइंट पर लेबल लगा हुआ है, तो कोई भी अबनॉर्मल घटना, जैसे कि क्लाइंट का डेथ ट्रेजर ट्रोव में घुस जाना, गॉडेस तुरंत सेंस कर लेगी और एक्शन लेगी। बस टाइमिंग की वजह से शुरुआत में शी रोक नहीं पाई। आर्टिफिशियल डेथ या डेथ पाथवे की वो यूनिकनेस जो खुद से जागी हो, गॉडेस के रिपोज और साइलेंस वाले अथॉरिटी को बढ़ाएगी। शायद शी डायरेक्टली डेथ डोमेन में इंट्रूड कर पाए, जैसे मदर ट्री ऑफ डिजायर ने चेंड गॉड डोमेन में किया था। डेथ के बाद उसके 3 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जानी चाहिए थी। किसके पास है पता नहीं। अगर गॉडेस उन्हें ढूंढ रही है, तो शायद रूलर ऑफ द एंशिएंट अंडरवर्ल्ड और लेडी ऑफ ऑल द अनडेड भी हर टाइटल में जुड़ जाए। और भले ही चर्च के हाई सीक्वेंस लोग एज ए का पीछा करते रहे हों, उसे कभी असली खतरा नहीं हुआ। अब क्लाइन को समझ आया कि गॉडेस तब तक इंतजार कर रही थी जब तक आज वाला डेवलपमेंट ना हो जाए। ये सोचकर क्लाइन को हल्का डर लगा। वो अंदर से काफी पायस था, कम से कम दिखावा तो करता ही था। उसने दाहिना हाथ उठाया, छाती पर क्लॉकवाइज 4 स्पॉट्स टैप किए, क्रिम्सन मून का साइन बनाया और बुदबुदाया, प्रेज द लेडी। इसी से उसे स्नेक ऑफ फेट विल ऑसेप्टन का दिया जवाब याद आया, जब उसने सीयर पाथवे के हाई सीक्वेंस पोशंस के बारे में पूछा था। तो उन्हें सिर्फ क्रेजी जरातुल या हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज से पाया जा सकता है। अगर तुम एवरनाइट के ब्लेसेड हो, तो ये बात भूल जाओ। फॉगी टाउन के बाद ही क्लाइन समझ गया था कि हॉर्नेसिस जाना, जरातुल को ढूंढना या सेंट सैमुअल के बेसमेंट से एंटीगोनस नोटबुक चुराना, ये सब एक ही रास्ता है। और आज उसे समझ आया कि दूसरी लाइन का मतलब असल में क्या था। उसने ठुड्डी सहलाई और बुदबुदाया, शायद, हो सकता है, मुमकिन है कि मैं सच में एवरनाइट का ब्लेसेड माना जाता हूं। इस बात को लेकर क्लाइन बहुत विरोधी नहीं था। एक तो वो इस दुनिया में आने के पहले कुछ महीनों में एवरनाइट चर्च के टिंगन नाइटहॉक्स के साथ रहा था। ग्रेट टीममेट्स, अच्छे कॉलीग्स, एक अच्छा सा नॉर्मल जीवन, वो सब आज भी उसे याद आता था। हालांकि क्लाइन एवरनाइट गॉडेस का वर्शिपर नहीं था, लेकिन वो इस डीटी को लेकर हमेशा काफी ओपन और एक्सेप्टिंग था। दूसरी बात, अब तक उसे गॉडेस तरफ से कोई गलत इरादा नहीं दिखा। उल्टा शी ने उसे कई बार ब्लेसिंग्स दी हैं। क्लाइन मान चुका था कि चूंकि उस पर स्पेशल मार्क लग चुका है, वो उससे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाएगा। उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, इसे एक्सेप्ट करना और इसका फायदा उठाना। बिल्कुल गार्ड नीचे नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरे दुश्मन पहले से ही बहुत हैं। मदर ट्री ऑफ डिजायर, ट्रू क्रिएटर, प्राइमोडियल डेमोनेस, प्राइमोडियल मून, ब्लास्फेमर अमोन, एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस और भी कई। उनमें से कुछ तो शायद कभी भी मेरी लोकेशन पकड़ सकते हैं। अगर मैं किसी पावरफुल अस्तित्व से सपोर्ट ना लूं, तो फ्यूचर सच में कठिन होगा। इतनी सारी चिंताओं के बीच में क्लाइन ने जल्दी से खुद को स्टेबलाइज कर लिया। उसके लिए बस 2 बातें जरूरी थीं। एक, गॉडेस ने होली स्वॉर्ड वाली वाव के बाद उसे लेबल किया, इससे पहले नहीं। और 2, वो उसे लगातार मॉनिटर नहीं कर रही। सी गॉड सेप्टर वाले स्पेशल लेबल से ये साफ है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं। मिस्टर एजे बहुत लंबे समय तक सोए रहेंगे। गॉडेस भी जब चाहे तब डिसेंड नहीं कर सकती। डीटीज के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती होंगी, नहीं तो सातों ऑर्थोडॉक्स डीटीज पूरी दुनिया में हर समस्या खुद जाकर हल कर देते। इसलिए साउथ कॉन्टिनेंट में मुझे लो प्रोफाइल रहना होगा, अपने काम से काम रखना होगा। किसी एक्सटर्नल मिरेकल पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्लाइन ने खुद को याद दिलाया और फिर अपने नए मैरियोनेट एडमिरल हेल लडविल को ध्यान से देखने लगा। सच बोलें तो वो सिल्वर मास्क के पीछे वाला चेहरा देखने के लिए काफी क्यूरियस था, लेकिन पिछली लड़ाई में लडवेल मास्क उतारते ही आए अजीब रिएक्शन को याद कर उसने खुद को रोक लिया। उसने तय किया कि शहर से निकलने के बाद किसी जंगल या खाली जगह में दोबारा कोशिश करेगा। थोड़ी देर के काम के बाद क्लाइन को अपने नए मैरियोनेट के सीक्वेंस और एबिलिटीज का एक रफली क्लियर पिक्चर मिल गया। लडवेल था सीक्वेंस 5 गेट कीपर, डेथ पाथवे का, और वो सामान्य इंसान नहीं था। सीक्वेंस 9 कॉप्स कलेक्टर क्लाइन टिंगडन में ही सीख चुका था। ऐसे लोग आधे कॉप्स जैसी ट्रेट्स रखते थे, ठंडे, ग्रिम, बॉडी टेम्परेचर लो। इससे अनइंटेलिजेंट डेड स्पिरिट्स उन्हें अटैक नहीं करते।
उनका फिजिकल बॉडी कोल्ड, डिके और कैडावरिक इरोजन के प्रति रेजिस्टेंट होता है। उन्हें नेचुरल स्पिरिट विजन मिलता है और अनडेड या स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की वीकनेसेस पहचानने की स्किल भी। सीक्वेंस 8 ग्रेव डिगर इससे और स्ट्रांग हो जाते हैं। स्पिरिट विजन और तेज होती है, एजिलिटी बढ़ती है और आसपास की स्पिरिट से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। ग्रेव डिगर्स अननोन अनडेड या स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की वीकनेसेस ऑब्जर्वेशन से ढूंढ लेते हैं। इसे आई ऑफ डेथ कहते हैं। सीक्वेंस 7 स्पिरिट मीडियम क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव चेंज है। इस सीक्वेंस पर मिस्टिसिज्म रिचुअल्स की नॉलेज, नेचुरल स्पिरिट्स और वॉन्डरिंग डेड सोल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब इन्फॉर्मेंट्स हर जगह। अलग अलग स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके मैजिकल इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सीक्वेंस 6 स्पिरिट गाइड और सीक्वेंस 5 गेट कीपर स्पिरिट मीडियम का एक्सटेंशन है। स्पिरिट गाइड स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को हायर कर सकते हैं, मैसेंजर्स मिल जाते हैं, और गेट कीपर अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस को सेंस कर सकता है और डेड स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता है, जैसे वो लाइफ और डेथ के बीच के गेट्स की पहरेदारी करता हो। स्पिरिट मीडियम से ऊपर हर एडवांसमेंट के साथ कंट्रोलेबल स्पिरिट्स, अनडेड और स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। स्पिरिट गाइड को लैंग्वेज ऑफ द डेड भी मिलता है, जो फिजिकल प्रोटेक्शन बाईपास करके कम्युनिकेशन को कमांड और फेयर के बाद स्लेवरी तक ले जा सकता है। गेट कीपर खुद अंडरवर्ल्ड के गेट को थोड़ा खोल सकता है, लिटरल एंट्रेंस टू डेथ। अगर एजिक का कॉपर विसल कॉप्स कलेक्टर पाथवे पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाता तो शायद मैं लडविल से कभी लड़ भी ना पाता। और अभी भी अगर ट्रैवलिंग स्किल ना होती तो डेमीगॉड पावर्स होने के बाद भी लडविल का काम खत्म करना मुश्किल था। इन जैंगविल से बदला लेते समय ये सब याद रखना होगा, वो भी कभी गेटकीपर था। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया, कप उठाया और ब्लैक टी की एक चुस्की ली। लडविल का वेपन हैरिस रेपियर साउथ कॉन्टिनेंट के एक प्राचीन प्रिंस से आया था। ये किसी सीक्वेंस का सीधा हिस्सा नहीं, बल्कि किंग ऑफ द नॉर्थ यूलासन जैसे लोगों की तरह बिना किसी निश्चित नियम के कई ट्रेड्स का मिश्रण था। इसका सिर्फ एक बियॉन्डर इफेक्ट था, जिस चीज को ये भेद दे उसे पूरी तरह नष्ट कर दे। पायरेट एडमिरल और हाईएस्ट बाउंटी वाले लडविल के पास और भी आइटम्स थे, बट उसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेथ रिंग एजिक ले गए थे। सिल्वर मास्क को क्लाइन अभी रिसर्च के लिए उतार भी नहीं सकता था। और हाँ, उसे पैसे से नफरत है, जीरो नीड फॉर मनी। क्लाइन ने कप नीचे रखा और नजर हटाई। समय अभी बहुत था। उसने तय किया कि कोलिन सिटी छोड़कर किसी और जगह जाएगा और डैनेट्स की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार करेगा। बैकलैंड चर्वुड बोरो। फॉर्स दोपहर की नींद से झटके से उठी। उसके सामने अनंत सा ग्रेश व्हाइट फॉग था और मिस्टर मून सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे थे। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बैकलैंड के साउथ ईस्ट आउटस्कर्ट्स में डिलेयर फॉरेस्ट के बीचों बीच एक अबैंडेंड एंशिएंट कासल है। उसमें कम से कम 2 एंशिएंट रेट्स हैं और भी डेड स्पिरिट्स। वहां बियॉन्डर्स के रहने की भी संभावना है। कोऑर्डिनेट्स हैं। आखिरकार स्क्राइब की मुख्य इंग्रेडिएंट की इन्फो मिल गई, 300 पाउंड्स की वैल्यू वाली इन्फो। फॉर्स का मन खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत मिस्टर फूल का धन्यवाद किया और मून के लिए मैसेज भेजा कि पेमेंट जल्द करेगी। ये सब पूरा करके वो बिस्तर से उठी और फर्स्ट फ्लोर पर आई। उसने सोचा कि थोड़ा वाइन लेकर बैठे और प्लान बनाए कि कासल कब एक्सप्लोर करना है और क्या प्रिपरेशन जरूरी होंगी। फिलहाल लेमानोस ट्रैवल्स रेंट पर नहीं दे सकती। शियो को साथ आना ही पड़ेगा। उस कासल में कई डेड स्पिरिट्स हैं, काफ़ी डेंजरस है। मुझे स्पेल्स की कॉम्बिनेशन सोचनी पड़ेगी जो कम पड़े या स्पेशलाइज ना हो। मैं मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर हैंगमैन और द सन को हायर करके उनके बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड करवा लूंगी। फॉर्स के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस भले कम था, लेकिन वर्षों से बियॉन्डर सर्कल्स में रहकर और बाद में टैरो क्लब में उसे अच्छी तैयारी की ज़रूरत बखूबी समझ आ चुकी थी। मिस्टर वर्ल्ड को अकेले काम पर रखना उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। उसे लगता था कि उसके सारे स्पॉइल्स और उसकी सारी सेविंग्स भी उसे हायर करने के लिए काफ़ी नहीं होंगी। हाँ, अगर एक्सप्लोरेशन में कासल ज़्यादा ही डेंजरस निकला, जिसमें उसके सीक्वेंस के बियॉन्डर का जाना मुमकिन ना हो, तो उसे कर्ज लेकर मिस्टर वर्ल्ड को हायर करना ही पड़ेगा। आखिर जिंदा रहना ही सबसे ज़रूरी है, तभी फ्यूचर है। सैद्धांतिक रूप से शायद ऐसा ना हो। लिमानोस ट्रैवल्स में मिस्टर वर्ल्ड के 2 डेमीगॉड लेवल पावर्स अभी भी बचे हैं। सबसे पहले उनका इस्तेमाल कर लूंगी और बाद में वे ढूंढ लूंगी इसे पूरा करने का। बस दिक्कत यह है कि डेमीगॉड पावर्स रेट्स और डेड स्पिरिट्स पर फिट ना पड़ें। फॉर्स ने ब्लैक क्रैंड की चुस्की ली और सोच में पड़ गई। तभी उसे चाबी की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला और शियो अंदर आई, 2 पेपर बैग्स हाथ में जिनसे तेज खुशबू आ रही थी। डेसी पाइस? फॉर्स ने तुरंत पूछा, फिर हैरानी से बोली, अभी तुम पर ढेरों कमीशंस नहीं थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? शियो ने एक बैग उसकी तरफ उछाला और मुस्कुराते हुए बोली, रास्ते में दिख गया और मैंने लंच भी नहीं किया था, सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूं। फॉर्स कुछ पूछती उससे पहले ही शियो बोल पड़ी, मेरे पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, अब इंटेरोगेटर पोशन फॉर्मूला एक्सचेंज कर सकती हूँ।
रॉयल गार्ड कैप्टन विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड पर मॉनिटरिंग भले स्लो थी, पर डेली पॉइंट्स मिलते थे। सप्ताह में बस रिपोर्ट जमा करनी होती थी। बाकी कमीशंस के साथ मिलाकर अब उसके पास इंटेरोगेटर पोर्शन फॉर्मूला लेने भर पॉइंट्स हो चुके थे। आखिरकार फॉर्स अपने दोस्त के लिए सच्ची खुशी महसूस कर रही थी। उसने अपने वाइन कप को घुमाया। चलो सेलिब्रेट करते हैं, ड्रिंक। उसी समय फॉस को अचानक एक बात याद आई, अपनी खुद की एक्सप्लोरेशन के बारे में। परफेक्ट सीक्वेंस 7 बनने के बाद शियो का क्वालिटेटिव जंप हो चुका होगा। अब उस एंशिएंट कासल की एक्सप्लोरेशन ऑलमोस्ट गारंटीड सक्सेस होगी। शियो ने कप के ट्रांसपेरेंट लिक्विड को देखा और तुरंत सिर हिला दिया। ड्रिंकिंग इज बैड, उसने ये कहकर चेहरे पर नापसंदगी लाई। और ऊपर से स्मेल भी बुरी लगती है। फॉस कुछ बोलती उससे पहले ही शियो को कुछ याद आया। वो उठी और दरवाजे की ओर चली गई। मैंने मेल बॉक्स देखा, भरी हुई थी। तुमने आज खोला भी नहीं। फॉस ने ऐसे कहा जैसे वो बहुत बिजी ऑथर हो। शियो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मेल बॉक्स खाली करने बाहर चली गई। करीब 10 सेकंड बाद वो न्यूज़पेपर्स और एनवेलप्स की स्टैक लेकर लौटी। एड्रेस ही देखते हुए बोली, सब तुम्हारे। पब्लिशर के 2 लेटर्स, एक सर्जरी फोरम का इनविटेशन और एक प्रिट्स हार्बर से। प्रिट्स हार्बर। फॉर्स ने कप नीचे रखा और शियो द्वारा उछाला गया लेटर पकड़ा। उसने सारे लेटर सामने ही खोल दिए। एक सच में उसके टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम का था। कैल्डरॉन सिटी स्पिरिट वर्ल्ड में एक बहुत ही विशेष स्थान पर है। मुझे इसकी ओरिजिन नहीं पता, बस इतना पता है कि ये बेहद डेंजरस है। एक डेमीगॉड अंदर गया था और फिर वापस नहीं आया। जब तुम कोऑर्डिनेट्स उस गैदरिंग के मेंबर को बेचो तो उसे वॉर्न जरूर करना। मिस्टर वर्ल्ड का टारगेट इतना डेंजरस स्पिरिट वर्ल्ड सिटी है। फॉर्स लेटर को घूरती रह गई, आंखें फैलती हुई। दूसरी तरफ रेड ग्लव्स टीम ईस्ट बालम के अगले शहर पहुंच गई थी और लोकल नाइट हॉक्स के साथ उनके रॉन्डेवू हो चुका था। अब वो उनके एक ऑफिस में बैठे थे। सबको आधा दिन छुट्टी, कल सुबह शुरू करते हैं, सो इसने पॉकेट वॉच खोलते हुए कहा। उनका नेक्स्ट मिशन न्यूमिनस एपिस्कोपेट के एक सीक्रेट गैदरिंग पर हमला करना था, ताकि आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट की और जानकारी मिले और बैकलैंड में छुपे दुश्मनों की दूसरी बैच को पकड़ा जा सके। ओलिका से मिली इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से बैकलैंड भेज दी गई थी। आगे का फॉलोअप लोकल लोगों पर छोड़ दिया गया, क्योंकि रेड ग्लव सिर्फ वही टीम नहीं थी। बैकलैंड के नाइटहॉक्स काफ़ी और बहुत ही स्ट्रांग थे। लेनर्ड और डेली अपने लॉजिंग्स ढूंढकर आराम करने ही वाले थे कि एक नाइट हॉक जिसके खून में थोड़ा ईस्ट बैलम ब्लड था, हाथ में एक कागज लेकर अंदर आया। बैकलैंड से नया टेलीग्राम। सोस्ट ने उसे लिया, खोलकर कुछ सेकंड देखा, फिर गंभीर आवाज में बोला, गियरमैन स्पैरो फिर दिखाई दिया है। डिविनेशन से कंफर्म हुआ है कि वही है। गियरमैन स्पैरो? लेनर्ड को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। ड्वेन डांटे से वो पहले ही जान चुका था कि उसका पुराना साथी क्लाइन मोरेटी जिंदा है। उसने क्यूरियोसिटी में पूछा, इस बार गियरमैन स्पैरो ने क्या किया? सोस्ट ने सभी को देखते हुए सख्त आवाज में कहा, वो ब्लैक ट्यूलिप पर चढ़ा और एडमिरल हेल लडवेल को अपनी मैरियोनेट बना दिया। एडमिरल हेल लडवेल मैरियोनेट? रेड ग्लव्स अपनी शौक छिपा ही नहीं पाए। एक के बाद एक चीखें उठी। लेनर्ड मिचेल भी बेहद चौंक गया, क्योंकि एडमिरल हेल लडवेल डेथ की छोड़ी हुई रिंग पहनने वाला 7 पायरेट एडमिरल्स में हाईएस्ट बाउंटी रखता था। वो पब्लिकली 4 किंग्स के नीचे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। एक साधारण सीक्वेंस 5 उससे तुलना भी नहीं कर सकता था। और गियरमैन स्पैरो ने उसके जहाज पर चढ़कर उसकी अनडेड आर्मी और सबॉर्डिनेट्स के बीच खड़े होकर उसे मैरिनेट बना दिया, वो भी बिना लड़ाई। वो इतना स्ट्रांग हो गया है। उसने चाइनीज गेट घुसकर डेमीगॉड रिचुअल पूरा किया था। लेनार्ड धीरे धीरे चुप हो गया। तभी सोस्ट ने और जानकारी दी। ब्लैक टूलिप से भागे क्रू के अनुसार वहां कोई फाइट नहीं हुई। गियरमैन स्पैरो और एक दूसरा आदमी जहाज पर आए। एडमिरल हेल लुडवेल उन्हें देखते ही रेजिस्टेंस छोड़कर डेक पर प्रोस्ट्रेट हो गया और उस आदमी को डेथ कॉन्सिल कहा। बाद में उसने खुद गियरमैन स्पैरो को अपनी मैरिनेट बनाने दिया। डेथ कॉन्सिल? लेनर्ड ने अनजाने में डेली सिमोन की तरफ देखा। उसे पूरा यकीन था कि कॉप्स कलेक्टर पाथवे की सीक्वेंस 5 बियॉन्डर को ये टर्म पता होगा। डेली ने हल्का सा ताना मारा और सिर गिलाया। मुझे बस इतना पता है कि पुराने बैलम एम्पायर में डेथ के खून वाले जो रियल वर्ल्ड पर रूल करते थे, उन्हें डेथ कॉन्सिल कहा जाता था। लेकिन न्यूमिनस एपिस्कोपेट के रॉयल फैक्शन के लीडर ने कभी खुद को डेथ कॉन्सिल नहीं कहा, दूसरी रेड ग्लव सिंडी ने उलझन में कहा। ये इन्फो नाइट हॉक्स में काफी कॉमन थी। सीक्वेंस 7 से ऊपर या रेड ग्लव्स में आने वालों को पता होती थी। आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन तो और कम संभावना रखते थे खुद को डेथ कॉन्सिल कहने की। कौन जाने, शायद न्यूमिनस एपिस्कोपेट फिर से टूट गया है, अब एक नया डेथ कॉन्सिल फैक्शन बन गया हो। डीली ने कैजुअली कहा, फिर सोचा और बोली, गियरमैन स्पैरो की ओरिजिन बहुत मिस्टीरियस है। उसका चाइनीज गेट इन्फिल्ट्रेट करना शायद न्यूमिनस एपिस्कोपेट से ही जुड़ा हो।
न्यूमिनस एपिस्कोपेट एवरनाइट चर्च का सबसे बड़ा टारगेट था। दोनों के बीच की दुश्मनी पुरानी और गहरी थी। डेली की बात ने लेनर्ड की यादें जगा दी, क्योंकि वो जानता था कि गियरमैन स्पैरो असल में क्लाइन मोरेटी है और वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में है जो द फूल की वर्शिप करती है और टैरो कार्ड्स को सिंबल की तरह यूज करती है, और जिसका न्यूमिनस एपिस्कोपेट से भी संबंध है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट के फैक्शंस में कोई डेथ काउंसिल नहीं। एडमिरल हेल लडवेल लगभग कंफर्म है कि एपिस्कोपेट का आम था। उसे गिराना इक्वल टू एपिस्कोपेट को गिराना। ड्वेन डांटेज में कहा था कि उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अलग अलग जगहों से और अलग अलग गोल्स लेकर आते हैं। क्लाइन का गोल है रिवेंज। क्या किसी मेंबर का गोल न्यूमिनस एपिस्कोपेट को खत्म करना है, या उसके हिस्सों को एब्जॉर्ब करके डेथ को अपनी इमेज में रिवाइव या रिक्रिएट करना? और फिर जब फोर्थ इपॉक का ड्वेन डांटेज जैसा अनडाइंग क्रीचर ऑर्गेनाइजेशन में है, तो किसी एंशिएंट डेथ काउंसिल के मौजूद होने में क्या अजीब है? शायद उसका टैरो कार्ड है डेथ। लेनर्ड को लगा कि उसने सच्चाई पकड़ ली है। उसके दिमाग में डिटेल्स जुड़ने लगे। ड्वेन डांटेस एक अनडाइंग क्रीचर है, फोर्थ इपॉक से जीवित है। उसे सदर्न कॉन्टिनेंट की पूरी जानकारी है। वो अभी अभी बैकलैंड से निकला और गायब हो गया। लेनर्ड भीतर से कांप उठा। टीम डिस्कस कर रही थी तब उसने टी कप से मुंह ढाका और धीरे से फुसफुसाया, ओल्ड मैन, क्या ड्वेन डांटेस ही डेथ काउंसिल है? पहले जोरोस्ट की हल्की उम्रदराज आवाज हंसी मिलाकर बोली, नहीं, बैलम एम्पायर का डेथ काउंसिल एक रैंक भी है और टाइटल भी, और ये डेथ पाथवे का सीक्वेंस 2 भी है। सीक्वेंस 2? यानी उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंस 2 एंजल भी है। लेनार्ड के पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने फिर फुसफुसाया, तुम इतने पक्के कैसे हो कि ड्वेन डांटेस डेथ काउंसिल नहीं है, क्योंकि वो एंजल नहीं है? पैलेस ने तुरंत हंस दिया, नहीं, वजह बहुत सिंपल है। तुमने असली डेथ काउंसिल का पोर्ट्रेट पहले ही देखा है, जब तुम नाइटहॉक्स के साथ वेल्च की आत्महत्या की जांच कर रहे थे। शायद तुम उससे मिले भी हो। वो खोई यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का टीचर है, एजिक एगर्स। एजिक एगर्स। लेनर्ड दंग रह गया, फिर सब समझने लगा। अब वो समझ गया कि क्लाइन मोरेटी बार बार मौत से कैसे लौट आया, कर्सेस सहकर भी ठीक कैसे रहा, और कैसे वो टैरो कार्ड्स वाले सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में बिना कुछ दिखाए काम करता रहा। उसके पीछे था एक ऐसा मेंबर जिसका संबंधित टैरो कार्ड था डेथ। बयाम स्लम्स। हुड पहनकर और नीचे मास्क लगाए हुए द हैंग्ड मैन एल्जर फिर से एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटेलिया से मिला। दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे, चुप, बिना किसी शब्द के। आखिर कैटेलिया ने कहा, तुमने खबर सुनी? एल्जर ने सीधा जवाब ना देकर उल्टा पूछा, गरमैन स्पैरो वाली? कैटेलिया कुछ सेकंड चुप रही और सिर हिलाया। उसने एडमिरल हेल को अपनी मेरियोनेट बना दिया है। चाहे पहले वाला एडमिरल ऑफ ब्लड हो या अभी का एडमिरल हेल, दोनों उसके मुकाबले ज्यादा बाउंटी वाले पायरेट्स थे। वो खुद पर जितना भी कॉन्फिडेंस रखती हो, वो जानती थी कि ये दोनों सीक्वेंस 5 एलीट्स उससे कमजोर नहीं थे। तुम्हें ये उम्मीद से पहले पता चल गया। एल्जर ने बात को टैक्टफुली कंफर्म किया। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का हिस्सा होने के नाते, जो समुद्र के बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है, उसे ऑफिशियल चैनल से हर ताज़ा खबर मिल जाती थी। कैटेलिया ने होंठ मोड़े और बोली, अगर फ्यूचर समुद्र में होता तो मुझे ये खबर पहुंचने में कई दिन लगते, लेकिन मैं हाल ही में बयाम में ही हूं। उसने अपने इंटेल सोर्स का जरा भी खुलासा नहीं किया। कुछ पल बाद एडमिरल ऑफ स्टार्स ने सीधा पूछा, इस मामले में और क्या पता है तुम्हें? एल्जर ने सिर हिलाया, मैं डिटेल समझ ही रहा था कि तुम्हारा सिग्नल देखा तो तुरंत यहां आ गया। कैटेला ने हल्के से सिर हिलाया। गरमैन स्पैरो और एडमिरल हेल के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। लडवेल ने रेजिस्टेंस ही नहीं किया, क्योंकि गरमैन स्पैरो एक ऐसे आदमी के साथ जहाज पर आया था जिसे उसने डेथ काउंसिल कहा। डेथ काउंसिल। एल्जर की आंखें फैल गईं। एक अजीब, दबाव डालने वाली भारी भावना उसके सीने में बैठ गई। ये शब्द कोई भी रैंडम डेमीगॉड नहीं झेल सकता था, और ये कोई सेल्फ गिवन टाइटल भी नहीं था। एडमिरल हेल लडवेल में खुद झुककर उसे यही कहा था, और फिर वो रेजिस्टेंस छोड़कर मरने को तैयार हो गया। एल्जर ने कुछ न कहा तो कैटेलिया ने जोड़ा, डेथ पाथवे में सीक्वेंस 2 को डेथ काउंसिल कहते हैं, और बैलम एम्पायर के हर एम्परर को भी यही टाइटल मिलता था। हाँ, एक एंजल, डेथ डोमेन का एंजल। एल्जर ने एम्परर वाले ऑप्शन को सीधे इग्नोर कर दिया, क्योंकि एक्टिंग मेथड के हिसाब से बैलम एम्पायर के गिरने से पहले एम्परर सीक्वेंस 2 एंजल्स ही होते थे। लेकिन जो अस्तित्व बिना लड़ाई के एडमिरल हेल को मेरियोनेट बना दे, वो सिर्फ टाइटल वाला एंजल नहीं हो सकता। तभी एल्जर के दिमाग में एक याद वापस चमकी, बहुत गहरी, बहुत साफ। जब वाइस एडमिरल ह्यूरिकेन किलांगोस भाग निकला था,
तो बाद में वो एक आर्टिफिशियल लेक के पास खड़ा मिला था। उसका चेहरा सड़ चुका था, मांस गिर रहा था, आईबॉल्स बाहर लुढ़क गए थे। ये डैमेज सिर्फ डेथ डोमेन की बहुत शक्तिशाली ताकत से हो सकता था। और बाद में एल्जर ने कंफर्म किया कि यह काम मिस्टर फूल के ब्लेसेड का काम था। एक पायरेट एडमिरल को इतनी जल्दी मार डालना, वो भी बिना रेजिस्टेंस, और वो इतना पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट ले जा रहा था, तो अटैकर का लेवल तो साफ था। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के स्पेल सिंगर ऑफ गॉड आर्चबिशप स्नेक ने साइट पर कहा था कि ये डेथ पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ने किया है, और वो व्यक्ति वो नहीं था जिसे स्नेक जानता था। एल्जर को इस पर कभी संदेह नहीं हुआ। उसे लगता था कि यह काम सीक्वेंस 4 या 3 डेमीगॉड यानी सेंट का था, और वो हॉरर हुआ था कि मिस्टर फूल का ब्लेसेड इतना हाई लेवल था। अब उसे महसूस हुआ कि उसने उस समय मिस्टर फूल और उसके ब्लेसेड दोनों को अंडर एस्टिमेट किया था। वो आदमी सेंट नहीं, ग्राउंडेड एंजल था। वही लेवल जिसमें ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के 3 क्राउन्स होते हैं: पोप, पॉन्टिफ, चीफ शेफर्ड। डेथ काउंसिल एक ब्लेसेड। मिस्टर फूल अभी रिकवर हो रहा है, लेकिन उसके हाथ में मौजूद ताकत हल्की नहीं है। एल्जर की सोच उलझी हुई थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वो कुछ देर बोल ही नहीं पाया। कैटिला ने उसके ग्लूम को भांपकर पूछा, तुम्हें कुछ याद आया लगता है? एल्जर ने 2 सेकंड सोचा और वेग जवाब दिया, मेरी जानकारी के अनुसार मिस्टर फूल के ब्लेसेड में एक डेथ एंजल भी है। इट मैचेस। कैटिला ने खुद से बुदबुदाया। तो वर्ल्ड ने मुझे वो मिथिकल क्रीचर ब्लड क्यों वादा किया जो उस डेथ एंजल से नहीं है? क्या वो दूसरे वाले से ज्यादा जुड़ा हुआ है और वही सोर्स उसके लिए आसान है? मे बी। एल्जर को लगता था कि एडमिरल ऑफ स्टार्स की इन्फरेंस गलत नहीं है, लेकिन उसकी आदत थी सीधा हाँ ना नहीं बोलता, बस नॉन कमिटल जवाब। कैटलिया ने टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया और बोली, आज रात 7:30 से 8 के बीच हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। अगर तुम शामिल हो सकते हो तो मेरे साथ वहीं चलना। आखिर उसने आर्टिसन वाली सिचुएशन क्लियर कर ली। एल्जर ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली और उलझन में पूछा, वो टाइम क्यों? ये किसी भी कोवर्ट ऑपरेशन के लिए बेस्ट समय नहीं था। छोटी सी गलती भी हो जाए तो ऑफिशियल बियॉन्डर्स तुरंत डिटेक्ट करके पहुंच जाते। कैटलिया ने अपनी भारी ग्लासेस ठीक की और जटिल सी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि उस समय उनका डिनर होता है और डिनर में वो मशरूम्स खाने वाले हैं। इसका कनेक्शन क्या है? अनुभवी एल्जर भी इस लाइन का हिडन मतलब नहीं पकड़ पाया। ईस्ट बैलेम, घना नम जंगल। क्लाइन मेन पाथ से बचते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उसकी प्लानिंग थी कि लूडवेल से सिल्वर मास्क उतरवाए। ये क्यूरियोसिटी के लिए नहीं था, बल्कि जरूरत के लिए। सिल्वर मास्क बहुत आई कैचिंग था। चाहे कितनी भी डिस्गाइज कर लो, लोगों की नज़र उस पर जाएगी ही। मरियोनेटिस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है मरियोनेट की आइडेंटिटी। जितना पावरफुल मरियोनेट, उतना फेमस हो जिंदगी में था। उसे साथ लेकर घूमना इक्वल्स टू खुद को एक्सपोज करने का रिस्क। अगर ब्लैक ट्यूलिप के पायरेट्स को निपटाने का वक्त होता तो मैं इससे निपट सकता था, जैसे लोडजेल को कैप्टन रहने दूं और मैं उसका सबॉर्डिनेट बन जाऊं। फेसलेस के लिए तो ये बच्चों का खेल था। क्लाइंट ने जंगल पार करते हुए धीरे से साय किया। उसके आसपास ढेरों मस्कीटोज भिनभिना रहे थे, मगर वो क्लाइंट को छोड़कर सीधा एडमिरल हेल लुडवेल पर टूट पड़े थे, मगर उसे काट ही नहीं पा रहे थे। क्लाइंट ने अपने नए मरियोनेट को ग्रीन एसेंस रिंग पहना दिया था, जो मस्कीटोज अट्रैक्ट करता था। फ्लावर ऑफ ब्लड इसे पूरी तरह ओवरशैडो कर देता था, इसलिए एंजो के लिए वो बेकार था, और लूडवेल पर बाइट्स का कोई असर नहीं होने वाला था क्योंकि उसकी कंडीशन ही अलग थी। थोड़ा आगे चलकर क्लाइंट ने कैजुअली एक कॉइन उछाला और रुक गया। कुछ मिनट सोचने के बाद उसने तय किया कि मास्क उतरवाने से पहले एक और काम कर लिया जाए, क्योंकि मास्क के नीचे जो लेटेंट डेंजर था उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी था। उसने रिचुअल की सारी चीज़ें निकाली और जल्दी ही सेटअप कर लिया। रेडियो ट्रांसीवर को ग्रे फॉग के ऊपर से रियल वर्ल्ड में उतार लिया। उसका टारगेट था अरोडस से संपर्क करना। कोलेन सिटी से निकलने से पहले क्लाइंट ने मिसेस मैजिशियन को 350 पाउंड्स देकर कैल्डरॉन सिटी के स्पिरिट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स खरीदे थे। साथ ही वार्निंग मिली थी कि जगह बेहद डेंजरस है, इसलिए वो 2 सोर्सेस से जानकारी लेना चाहता था ताकि हंट शुरू करने से पहले सॉलिड प्रिपरेशन हो। 2 सोर्सेस, मैजिक मिरर अरोडस और रेड लाइट। मिस्टर आजिक गहरी नींद में था, इसलिए क्लाइंट ने तय किया अब टाइम है सोशल सर्कल एक्सपैंड करने का। सिर्फ एवरनाइट गॉडेस पर डिपेंड रहना समझदारी नहीं, और स्पिरिट वर्ल्ड के फ्रेंडली 7 लाइट्स बेस्ट बैलेंस थे। रेडियो ट्रांसीवर के आते ही जंगल का माहौल अचानक ठंडा और धुंधला हो गया, मानो स्पिरिट वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड ओवरलैप हो गए हों। जरा बाद 10 सेकंड बाद टैपिंग की आवाज आई। इल्यूजरी व्हाइट पेपर बाहर निकला। एग्जॉल्टेड ग्रेट मास्टर, आपका छोटा, वफादार और हम्बल नौकर अरोडस आपकी पुकार पर हाजिर है। यहाँ फिलहाल कोई डेंजर नहीं है, आदेश दीजिए। अरोडस की ये फ्लर्टी टोन देखकर क्लाइंट ने मन ही मन भारी सांस ली। उसे बस डर था कि कहीं पेपर पर यह ना छपा हो, आई वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड विथ यू।
ग्रे फॉग के ऊपर उसने डिविनेशन करके कॉन्टैक्ट के डेंजर लेवल जांच ली थी। आंसर आया था सेफ, लेकिन मदर ट्री ऑफ डिजायर ने पहले भी उसकी डिविनेशन इंटरफेयर की थी, और चाइनीज गेट इन्फिल्ट्रेशन में जिस तरह उसने गलत रीडिंग ली थी वो एक्स्ट्रा कॉशियस था। हाँ, क्लाइंट ने शांत स्वर में सिर हिलाया। तुम कैल्डरॉन सिटी के बारे में क्या जानते हो? क्लिक क्लैक की आवाज़ों के बीच एक हिचकती हुई व्हाइट पेपर स्लिप बाहर आई। मैं उस सिटी को साफ नहीं देख सकता, उसकी एग्जैक्ट स्थिति नहीं मालूम, लेकिन कन्फर्म है कि वहाँ एक सेंट मर चुका है। कुछ एंजल्स, ट्रैवलर्स और स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स ने वहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश की। कुछ वापस जिंदा लौट आए, लेकिन किसी को खास हासिल नहीं हुआ। और मुझे उस सिटी की ओरिजिन पता है। इससे पहले कि क्लाइंट कुछ पूछे, ट्रांसीवर ने और पेपर उगल दिया। उसका पुराना नाम था द सिटी ऑफ द डेड। वो एंशिएंट गॉडेस फीनिक्स एंसेस्टर ग्रीग्रेस का ग्राउंडेड डिवाइन किंगडम था। जब उस एंशिएंट गॉडेस ने अंडरवर्ल्ड खोला तो उसका डिवाइन किंगडम वहां शिफ्ट हो गया। द सिटी ऑफ द डेड धीरे धीरे उसके डिसेंडेंट्स और बिलीवर्स की होली ग्राउंड बन गई। जब ग्रेग्रेस को एंशिएंट सन गॉड ने भारी चोट दी तो उसने सिटी को अप्रूट करके स्पिरिट वर्ल्ड की गहराई में फेंक दिया। उसके बाद किसी भी सिटीजन ने कभी बाहर कदम नहीं रखा। कैल्डरॉन नाम एब्राहम फैमिली के एंजल ने रखा, पहला आदमी जो वहां गया था। लैंग्वेज ऑफ द डेड में इसका मतलब है अननोन सोल। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम फ्यूचर में और भी येलो टीम के जैसे नॉवेल्स को इमेजेस के साथ कवर करेंगे।